हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर बोर्ड पर चैप्टर का नाम देख करके आपको पता लग रहा होगा कि इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। क्या? हाँ, तो इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट रियल नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन रियल नंबर को समझने से पहले हमें इसमें बहुत सारे बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा ताकि हम इस चैप्टर को कंप्लीटली समझ सके। और कितना भी डिफिकल्ट, कितना भी आसान क्वेश्चन, मतलब हर मेरा कंसर्न यह है कि एग्जामिनेशन में आपके जो कुछ भी क्वेश्चंस रियल नंबर चैप्टर से बनेंगे उसमें आपको डरने या फिर क्वेश्चन छोड़कर आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप शुरुआत से लेकर के अंत तक वीडियो को देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम में आपका रियल नंबर चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है? देखिए, बेसिकली आप लोग क्लास 9th के अंदर नंबर सिस्टम को पढ़ करके आते हैं तो उसमें और डिटेल्ड में आपने नंबर सिस्टम को पढ़ रखा होता है। यहां हम लोग रियल नंबर को पढ़ रहे हैं। रियल नंबर में देखिए, जो सबसे पहला नंबर जो हम लोग यहां बात करेंगे वो हम लोग बात करने वाले हैं नेचुरल नंबर की। किसकी बात करने वाले हैं? नेचुरल नंबर की। देखिए, नेचुरल नंबर क्या होता है? तो सबको पता है कि जो काउंटिंग नंबर्स होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और काउंटिंग जो शुरू होती है 1 से होती है, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? नेचुरल नंबर हम लोग कहते हैं। फिर दूसरा जो नंबर हमारा आता है उसका नाम है होल नंबर। क्या नाम है उसका? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बच्चा? तो होल नंबर होता है सर ये 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? होल नंबर कहते हैं। तीसरा जो नंबर हमारा होता है इंटीजर। मैं थोड़ा रिकॉल कर रहा हूं जो कि आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा है। तो इंटीजर क्या होता है सर? तो ये डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, क्या कहलाता है आपका बेटा? इंटीजर कहलाता है। जिसमें ये 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक का जो नंबर का जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है आपका बेटा? ये आपका कहलाता है पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या कहलाता है आपका बेटा? पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये क्या कहलाता है? निगेटिव इंटीजर। क्या कहलाता है आपका? ये निगेटिव इंटीजर। फायदा कर देगा तुमको, है ना। और ये जो 0 जो देख रहे हैं ना, ये 0 बड़ा खास नंबर है। ये पक्षपात तो बिल्कुल नहीं करता है ना। ये एकदम परफेक्ट जज है ना। इसको हम लोग रखते हैं, ये ना तो निगेटिव है, नाइदर निगेटिव, है ना, नोर पॉजिटिव। ये ना तो निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। ठीक है? तो ये था कुछ बातें हमें इंटीजर को लेकर के। इंटीजर को लेने के बाद जो नेक्स्ट जो हमारा नंबर आता है, चौथा टाइप का नंबर, ये क्या कहलाता है आपका? प्राइम नंबर। क्या कहलाता है आपका? प्राइम नंबर कहलाता है। तो मेरे बच्चे, आप सारे लोग प्राइम नंबर से फेमिलियर होंगे। क्या होता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर होता है ना कि वैसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और स्वयं से डिविजिबल हो। 1 और स्वयं के अलावे किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हो। ठीक है? ये बचपन में आपने पढ़ कर क्या है। लेकिन यहां पर हम लोग क्या कहेंगे? कहेंगे वैसा नंबर, वैसा नेचुरल नंबर, अ नेचुरल नंबर विच हैज 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? इसी को हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर कहेंगे। इसी को हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। अब जैसे नेचुरल नंबर तो शुरू 1 से होता है। अगर हम आपको पूछते हैं क्या 1 प्राइम नंबर है क्या? 1 प्राइम नंबर है क्या? तो सर 1 को लिखते हैं सर 1 into 1। बच्चे क्या करते हैं ना, जिसका 2 फैक्टर हुआ सर वो प्राइम नंबर होता है। ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, मैक्सिमम बच्चे को मैंने देखा है। तो सर 1 को तो लिख सकते हैं सर 1 into 1, तो यहां भी 2 फैक्टर हो गया ना। लेकिन सर ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है। 2 फैक्टर का मतलब होता है कि दोनों फैक्टर आपका डिस्टिंक्ट होना चाहिए, दोनों फैक्टर आपका अलग अलग होना चाहिए। अगर अलग अलग फैक्टर है तो प्राइम नंबर है, अदरवाइज वो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे हम बात करते हैं सर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है ना। ये सारे के सारे प्राइम है। देखो 2 का 2 ही फैक्टर 1 है 2 है, 3 का 2 फैक्टर 1 और 3 है, 5 का 2 फैक्टर 1 और 5 है,
7 का 2 फैक्टर देखो 1 और क्या है 7 है। प्राइम नंबर के बाद जो पांचवा टाइप का नंबर आता है को प्राइम नंबर, जिसका कि मैं आगे चल करके बहुत यूज करने वाला हूं। क्या होता है आपका को प्राइम नंबर हमारा आता है। आप समझते हैं सर कि को प्राइम नंबर क्या होता है ना। को प्राइम नंबर क्या होता है, मतलब इसमें बात करेंगे हम जोड़ा की, प्राइम नंबर के जोड़ा की, ठीक है ना, वह समझ रहे हो ना। और अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है ना, जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो। ऑफ कोर्स दो प्राइम नंबर्स के बीच का एचसीएफ क्या होता है 1 ही होता है, वही क्या कहलाता है आपका को प्राइम नंबर कहलाता है। मतलब उसमें क्या चाहिए एचसीएफ 1 होना चाहिए, ये क्या कहला देगा बेटा आपका को प्राइम नंबर आपका कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर हम लोग बात करने वाले हैं, उससे पहले ये जितने भी बातें हैं ये सारे को आप नोट कर लीजिए। चलो बच्चे, नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट बात हम लोग करने वाले हैं किसके ऊपर, तो ये बातें हमारी होगी रेशनल नंबर के ऊपर। क्या होगा सर रेशनल नंबर के ऊपर। अब फटाफट आप लोग बताइएगा सर रेशनल नंबर को पहले हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग 9th में ऑलरेडी रेशनल नंबर को पढ़कर के आए, और आप बताइएगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, कोई बता सकता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डेफिनेशन को लिखो। लेकिन आपने अगर एनसीईआरटी को पढ़ा है तो एनसीईआरटी में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो रेशनल वर्ड है किससे बना हुआ है, ये रेशियो से। और किसका रेशियो बताता है सर रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर बताता है सर, ये बताता आपका रेशियो ऑफ इंटीजर की। किसकी बात करता है सर, ये आपका करता है रेशियो ऑफ इंटीजर की बात करता है। क्लियर है ना, रेशियो ऑफ इंटीजर की बात करता है। सर आप बता रहे हो कि जो रेशियो ऑफ इंटीजर होगा उसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। हमने पढ़ा है रेशनल नंबर का डेफिनेशन कि अ फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सर रेशनल नंबर। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर रेशनल नंबर, इसको हम लोग कहते हैं सर। तो मेरे लाल थोड़ा सा अगर गौर से इस डेफिनेशन को आप देखिए तो यहां पर लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। क्या रेशियो हमारा पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं होता है सर, बिल्कुल होता है सर। अब ये रेशियो किस पी क्यू के बारे में इंट्रोड्यूस किया है सर, इंटीजर। तो इतना बातें किसके बारे में कही गई, इतनी बातें तो अभी तक बताई गई है रेशियो ऑफ इंटीजर के पक्ष में। आप बताइए क्या कोई रेशियो का डिनोमिनेटर 0 होता है क्या, तो सर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इससे क्या पता चला, यह डेफिनेशन भी किसकी बात कर रहा है सर, रेशियो ऑफ इंटीजर की ही बात कर रहा है। इसका मतलब है कि यह दोनों डेफिनेशन जो देख रही है अलग अलग नहीं है, यह दोनों डेफिनेशन आपका क्या है इक्विवेलेंट है। क्लियर है। अब अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के देखिए हो जाएगा आपका 7/9, 9/5, -12/8, 0/1, ये सारे के सारे क्या है आपके रेशनल नंबर है। अब देखिए रेशनल नंबर में आपका डेसिमल एक्सपेंशन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डेसिमल एक्सपेंशन, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना सर, डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है रेशनल नंबर का इंपॉर्टेंट होता है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। देखो टर्मिनेटिंग वर्ड जो है ना, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कम्स टू एन एंड। क्या मतलब होता है इसका, कम्स टू एन एंड। मतलब तुम देखोगे कि डेसिमल के कुछ फाइनाइट स्टेप चलने के बाद रिमाइंडर आपको 0 मिल जाएगा, तो वैसा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कहलाता है। ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात करें तो पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग समझो। नॉन टर्मिनेटिंग का कुछ ऐसा सीन होता है, आपने 9th क्लास में भी देखा होगा, तुम उसमें डिवाइड करते जाओ, सेम रिमाइंडर रिपीट आपका कर, डिवाइड करो, मतलब रिमाइंडर 1 बच रहा है, 0 डाले फिर डिवाइड किया फिर रिमाइंडर 1 बचेगा, 0 डाले फिर डिवाइड किया फिर रिमाइंडर 1 बचेगा, समझो ना। अब तुम देखोगे कि अगर एक ही डिजिट बार बार रिपीट करते रहता है
तो उसको हम लोग कहते हैं रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा, और रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ कि एक ही नंबर से हम बार बार वहां पर क्या कर रहे होंगे, डिवीजन कर रहे होंगे। अब यहां से एक सवाल बोर्ड्स में बनता है, अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, अगर आपके स्कूल एग्जामिनेशन होते हैं, प्री बोर्ड वगैरह जो होते हैं, उसमें भी लोग पूछ लेते हैं कि कोई आपको रैशनल नंबर दे देगा, डिनोमिनेटर उसका बड़ी भरकम दे देगा। अब कहेगा कि आप बताइए कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। आप कैसे बताइएगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है? भैया उसका बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए भी आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कैसे बताइएगा? अब ये उसको सिखाते हैं। देखिए हमारा रेशनल नंबर किस फॉर्म में था, तो सर पी बाई क्यू के फॉर्म में हमारा रेशनल नंबर था, जिसमें आपको पता है कि P क्या है, न्यूमरेटर है। P क्या है आपका, न्यूमरेटर है, और Q क्या है बेटा आपका, तो Q आपका डिनोमिनेटर है। Q क्या है आपका, डिनोमिनेटर है। आपको क्या करना है ना, देखना समझना बड़ा ध्यान से, डिनोमिनेटर काम को क्या काम करना है कि निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी जैसे मैं बताऊंगा भी कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। मैं पहले एक टॉपिक को मैं ले रहा हूं, लेकिन मैं आगे जाकर के अभी जस्ट थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूं प्राइम फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो जाहिर सी बात है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर क्या मिलेंगे, प्राइम नंबर। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन इस टाइप का हुआ 2m इंटू 5m, जहां वेयर m एंड n आर क्या है बेटा आपका, नॉन जीरो इंटीजर। ये क्या है आपका, नॉन जीरो इंटीजर हो, ठीक है ना। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाता है आपका, टर्मिनेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग। और इसके अलावा अगर कोई नंबर आपको दिख गया तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। कहने का मतलब है कि आपको कुछ नहीं करना है, बड़ी नंबर दे दिया तो घबराना नहीं, करे बाप रे बाप बहुत टाइम ले लेगा, कुछ टाइम नहीं लेता है। कहा भी गया, मैं अक्सर क्लास 10th में, मेरा 10 साल का अपना अनुभव है, 10 साल का अनुभव में मैंने जो महसूस किया मैं उसको आपके सामने रख रहा हूं कि जो सवाल जितना लंबा होगा ना उसका सॉल्यूशन उतना छोटा होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। अगर आपने, सब लोगों को एपी बड़ा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है ना, मैं कुछ दिन के बाद में एपी का भी वीडियोज में लेकर आने वाला हूं। याद करो आलू दौड़ प्रतियोगिता वाला सवाल, अरे बाप रे बाप बड़ा भारी है, कितना छोटे छोटे, मतलब लगता है कि 3-4 स्टेप पे जाके सवाल हमारा क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी तरह से मजे लेते रहेंगे और सीखते रहेंगे। तो हमारा अभी तक आपने रैशनल नंबर को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। देखिए सर, अब हम लोग आते हैं, एक होता है हमारा छोटा सा प्यारा सा नंबर होता है, ठीक है ना। वो नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है आपका इरेशनल नंबर। क्या होता है आपका, इरेशनल नंबर। अच्छा, प्यारा सा नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है मेरे लाल, इरेशनल नंबर होता है वैसा नंबर जिसे आप पी/क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, या आप इरेशनल नंबर को आप ऐसे भी बता सकते हैं सर, वैसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, वो क्या कहलाएगा आपका सर, इरेशनल नंबर, है ना। नंबर है ना, नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन, हुज डेसिमल एक्सपेंशन is non terminating non repeating, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, इसी को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे √2 है ना, और जितनी भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि एक रैशनल एक इरेशनल का सम इरेशनल होगा,
उसका डिफरेंस इरेशनल होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन इरेशनल होगा, उसका डिवीजन इरेशनल होगा, दो इरेशनल का सम इरेशनल होगा। ठीक है ना। तो ये सारी जितनी भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी 9th क्लास के अंदर, सारी की सारी प्रॉपर्टी को हम यहां पर प्रूफ करना आपको सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे किसी दूसरे सेगमेंट में जाना है। लेकिन ये जो रेशनल नंबर आपका है वह आपका दूसरे दौर में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। इस दौर में हम लोग कुछ और चीज की हम लोग चर्चा करेंगे, घबराइएगा नहीं। इसमें हम लोग पूरे कंसेप्ट देने वाले हैं और एग्जाम के पहले भी हम लोग केवल और केवल इसके ऊपर बहुत सारे मल्टीपल हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है। एक छोटा सा क्विक रिवीजन आपको करवा देते हैं। अगर पूछेगा रियल नंबर क्या होता है सर, तो बताइएगा ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। मतलब दो पार्ट है बेटा, एक तो आपका क्या होगा, या तो रैशनल होगा और या तो क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर रैशनल है तो दो ही बात हो सकता है, या तो वो नॉन इंटीजर होगा या तो वो क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है ना। नॉन इंटीजर बोलना जैसे क्या होगा 0.37 1.32 ये नॉन इंटीजर हो गया। इंटीजर तो आप समझ रहे हैं। अगर इंटीजर होगा तो उसका दो ही चीज हो सकता है। ठीक है, दो ही बात हो सकता है। क्या बात हो सकता है जल्दी से बताना। या तो वो होल होगा, क्या हुआ, इंटीजर होगा तो या तो क्या होगा इंटीजर, वो तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव, पहले निगेटिव 0 और क्या पॉजिटिव। 0 और पॉजिटिव कंप्लीटली क्या हो गया, होल नंबर हो गया। और केवल पॉजिटिव ये क्या हो गया आपका, नेचुरल नंबर हो गया। क्या हो गया आपका, ये नेचुरल नंबर हो गया। चलिए, तो जितने भी प्रकार के नंबर्स थे है ना, सारे चीज को हम लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो डियर, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहां से चैप्टर की शुरुआत हो रही है। चैप्टर हमारा है, सॉरी टॉपिक हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए, हम आपको जो पढ़ा रहे हैं यह मान करके कि आपको कुछ भी नहीं आता है। दो बातें मैं अभी करने वाला हूं। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं तुम्हें दो बातें बताने वाला हूं। पहली बात मैं करूंगा फैक्टर के ऊपर। दूसरी बात मैं करूंगा फैक्टराइजेशन के ऊपर। क्या बात करूंगा, फैक्टराइजेशन के ऊपर। ठीक है, कोई बात नहीं है ना। देखो बच्चे, बचपन क्लास में आप लोगों ने बहुत सारे चीजों को पढ़ा होगा। अगर मैं बोलूं कि जल्दी से तुम मुझे 18 का फैक्टर बताना, तो क्या होगा, तो 1 होगा, 3 होगा, और सॉरी 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, और क्या होगा 9 होगा, और क्या होगा 18 होगा। ये फैक्टर है। 1 होगा फैक्टर मैंने मान लिया, 2 होगा फैक्टर मान लिया, 3 होगा फैक्टर मान लिया। 4 इसका फैक्टर क्यों नहीं है, 4 इसका फैक्टर क्यों नहीं है, उसका जवाब मैं देता हूं। जैसे 1 इसका फैक्टर है, इसलिए फैक्टर क्योंकि 1 18 को डिवाइड करता है। 2 फैक्टर 18 का इसलिए फैक्टर है कि 2 18 को डिवाइड करता है। 3 फैक्टर है इसलिए कि 3 18 को डिवाइड करता है। 6 18 का फैक्टर इसलिए फैक्टर कि 6 18 को डिवाइड करता है। डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि 18 उसके टेबल में आता है। तुम देखोगे 1 के टेबल में 18 आएगा, 2 के टेबल में 18 आएगा, 3 के टेबल में 18 आएगा, 6 के टेबल में 18 आएगा, 9 के टेबल में 18 आएगा, 18 के टेबल में 18 आएगा। इसके अलावे ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में 18 आता हो। इसीलिए सर, इसके अलावे हमारे नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर हैं वो इसका फैक्टर नहीं होगा। मतलब फैक्टर होने के लिए उसके टेबल में आना जरूरी है। क्लियर है, फैक्टर तो समझ में आ गया। फैक्टराइजेशन क्या हुआ है सर, अब मैं 18 को लिख सकता हूं 1 इंटू 18, 18 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 9, 18 को लिख सकता हूं 3 इंटू 6,
18 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 3। 18 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3, ये तो हो गया ना, 3 इंटू 2 इंटू 3। मतलब हमने क्या किया, 18 को हमने 1 और 18 के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, 18 को 2 और 9 के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, 18 को 3 और 6 के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, 18 को 2 और 3 के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिखा। क्या 18 को हम 4 इंटू समथिंग लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 18/4 लिख सकते हैं। लेकिन हम अगर कहें कि 18 को आपको प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर के फॉर्म में लिखना है, तब तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 18/4 इंटीजर नहीं है। तब आपका 18 को प्रोडक्ट के फॉर्म में जब आप लिख पा रहे हो यहां पर, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर देखो जो भी नंबर प्रोडक्ट में आया है वो सारा नंबर क्या है, उसका फैक्टर ही है। मतलब आप क्या किए, 18 को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपने लिखा। तो किसी भी नंबर को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, फैक्टोराइजेशन। क्या कहलाता है, फैक्टोराइजेशन। क्या कहलाता है, फैक्टोराइजेशन। जैसे 1 भी फैक्टर था, 18 भी फैक्टर था, तो 18 को 1 इंटू 18 के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा तो 18 क्या लिखाया, उसके फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखा है कि नहीं। 2 को 2 इंटू 9 में लिखा, 2 भी फैक्टर, 9 भी फैक्टर है। 3 इंटू 6 लिखा, 3 भी फैक्टर, 9 भी इसका फैक्टर है। लेकिन मतलब फैक्टराइजेशन क्या क्लियर हुआ कि किसी भी नंबर को उसी के फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, आपका फैक्टराइजेशन। यहां देखो, यहां क्या है, 1 और 18 में, यहां पर 18 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। यहां 2 और 9 में 9 प्राइम है क्या, नहीं है। 3 और 6 में 6 प्राइम है क्या, नहीं है। 2 3 3 में 2 3 3 और 3 2 3, ये दोनों तो लग रहा है सर एक ही चीज है, बस इसका क्या है, ऑर्डर अलग अलग है। इसका क्या है, ऑर्डर अलग अलग है। लेकिन इसमें जो भी आया है वो सारा का सारा क्या है, प्राइम फैक्टर है। सारा का सारा क्या है, उसका प्राइम फैक्टर। जैसे यहां पर 18 का 1 2 3 6 9 18 है ना, इसमें देखो 2 और 3 इसका क्या है, प्राइम फैक्टर है। मतलब इसका फैक्टर भी है, साथ में क्या, वो प्राइम नंबर भी है। तो किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ रहे हो, याद रखना कि जब कभी भी किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करते हैं तो उसमें क्या रहता है, उसमें केवल और केवल उस नंबर का प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व रहता है। वो जो प्रोडक्ट का जो सीरीज, वो जो प्रोडक्ट वाला एक्सप्रेशन जो आता है, उस एक्सप्रेशन में क्या रहता है, केवल उस नंबर का प्राइम फैक्टर मौजूद रहता है। अब हम कहें कि क्या 18 का 1 इंटू 18 प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या, नहीं है सर। क्यों? क्योंकि इसमें एक नंबर 18 आया है जो प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। फैक्टराइजेशन क्या हुआ, फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। लेकिन हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब क्या हुआ, स्पेशल केस ना हो गया भैया। अरे स्पेशल केस है कि नहीं है, अरे है कि नहीं की है। चलो वही बात है, जैसे हम ही आदमी हैं, घर में कोई इज्जत नहीं है, ससुराल चल गए, मेहमान आए हैं, है ना, जीजा जी आए हैं, समझ रहे हो ना। मतलब क्या होता है, स्पेशल हो गए। घर में साला वो बकरियों जो है हमरा देख करके लात मारती है, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन वही अगर चले गए तो हाँ आरती उतारा जा रहा है, क्या भाई, तब मेहमान जी आए हैं, वही हुआ। लेकिन हम संसाधन हैं, लोग हमको घर में काम कर रहे हैं तो पूछेगा, आवारा घूम रहे हैं तो सीधे कहेगा कि हे गंगा मैं उठा लिया कलेकरा, ये नहीं कहेगा घर में जी। नकारा निठल्ला व्यक्ति का घर में कोई पूछ नहीं होता। जैसे अभी आप लोग का है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूसे हंसे, हाँ एक लौतवा हुआ तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन अगर 2 3 भाई है तो माँ बाप ये सोचिए करके,
है ना, मतलब फ्यूचर प्लान का अगर चलिए गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मजाक कर रहे हैं, इसको सीरियस नहीं लीजिएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आया ना? यही तो कहता है सर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सर, यही तो कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, सर बोला एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस करना मतलब उसका फैक्टराइज करना होगा किसमें? एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब 18 को प्राइम फैक्टर में बदलना होगा तो उसमें 2 और 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा। 2 और 3 के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। समझ रहे हो ना? अगर जैसे कहते हो कि सर ऐसे लिख देंगे तो प्राइम फैक्टर फिर वो नहीं ना रहा मेरे लाल। फैक्टराइजेशन क्या होगा उसका? यूनिक होगा। हाँ, आलोक अगर कर रहा है तो हो सकता है कि कुछ और आ जाए, ठीक है ना? जैसे अनुराग कर रहा है तो हो सकता है कि कुछ अलग आ जाए। कोई भी, जैसे 5 विद्यार्थी है तो ऑर्डर इसका इधर उधर हो सकता है। कोई बंदा 3 पहले लिख दे, कोई बंदा 2 को बाद में लिख दे, ये चलेगा। देखो मैंने लिखा है ना 2 इंटू 3 इंटू 3, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन है। 3 इंटू 2 इंटू 3 यह भी प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन तुम देखो दोनों फैक्टराइजेशन में फर्क किसका है? केवल ऑर्डर का है। यहां 2 पहला पोजीशन पर आया, यहां 2 सेकंड पोजीशन पर आया, तो केवल फर्क किसका है? पोजीशन का फर्क है। लेकिन सबका एक जैसा है। उसके लिए रूल बना दिया क्या कि जब कभी किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, पहले छोटा लगाओ, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ऐसा करोगे तो सबका क्या जाएगा? ऑर्डर भी सेम आएगा और सबका प्राइम फैक्टर भी सेम आएगा। इसीलिए रूल बना दिया है। लेकिन आप अगर उलट पुलट भी करते हैं तो गड़बड़ नहीं होगा, वो आप उसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या बोला? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यही हमारा क्या था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मतलब क्या बताया? आइडिया दिया। किसका आइडिया दिया? प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताया। समझ रहे हो कि समझ रहे हो ना? अरे समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं इसमें जी। हाँ पक्का? ठीक है। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ही ये एप्लीकेशन है, एलसीएम और एचसीएफ। मतलब हम लोग यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। आप सारे लोग ये एलसीएम से फेमिलियर होंगे। एलसीएम क्या होता है बच्चे? तो एलसीएम होता है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो जब कभी भी जितने भी नंबर्स के बीच अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए दे तो सबसे पहले आप क्या करिए? उन सारे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। क्या करिए? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। उसको पावर ओवर के फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस कर दीजिए। तो उन दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा ना तो होगा प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। ए भाई गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये जाना चाहिए था यहां और ये आना चाहिए था यहां, ठीक है ना? इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है ना? चलो एचसीएफ जो होता है बेटे, एचसीएफ क्या होता है? ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो जब कभी 2 नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए दे दिया जाए तो पहले आप उन दोनों नंबर का क्या करिए? प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और देखिएगा कि उसमें जो भी कॉमन फैक्टर होगा, स्मॉलेस्ट पावर को कंटेन करने वाला जो कॉमन फैक्टर होगा उसका जो प्रोडक्ट कर दीजिएगा वही आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। समझ में आया? और एलसीएम क्या होता है बेटा? तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना? बच्चे वाली बात है, आप लोग बच्चा क्लास में इसको पढ़ रखे हैं। और ये क्या होता है भैया? उसमें जितने भी फैक्टर इन्वॉल्व है उन दोनों नंबर्स के बीच में या दो से अधिक भी नंबर रहे, उसमें जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व है
उन सारे फैक्टर का जो ग्रेटेस्ट पावर कंटेन करने वाला जो नंबर होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा। और उस पर बेस्ड देखो ये क्वेश्चन लिए है, इस तरीके का सवाल 2025 में जो 10th का पेपर हुआ था उसमें भी एक सेट में ये सवाल आया हुआ था। क्या है आपका कि दो पॉजिटिव नंबर दे रखा पी और क्यू, जहां पी क्या है हमारा एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर है, क्यू क्या है हमारा एक्स वाई क्यू है, जहां एक्स वाई आपका प्राइम नंबर है। तो निकालिए पी क्यू का एचसीएफ और पी क्यू का एलसीएम। तो यहां देखो ऑलरेडी आपको प्राइम फैक्टराइज करके दे रखा है। पी क्या दे रखा है बेटा, तो पी आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्यू क्या दे रखा है बेटा एक्स वाई क्यू आपका क्यू दे रखा है। क्लियर है। तो यहां से आपको करना क्या है बच्चे, यहां से निकालना एचसीएफ ऑफ पी क्यू। क्या निकालना है, एचसीएफ ऑफ पी क्यू। एचसीएफ ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा बेटा, एचसीएफ बोलता है कि कॉमन फैक्टर देखो, यहां इन दोनों में देखो कॉमन फैक्टर क्या है एक्स है, और दूसरा कॉमन फैक्टर देखो इसमें क्या है वाई है। तो कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट, अब यहां देखो एक्स का पावर 2, यहां पर एक्स का पावर 1 है, तो कौन लेंगे, तो स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर आएगा यहां पर, मतलब वैसा कॉमन फैक्टर जिसका पावर स्मॉलेस्ट हो वो वाला आएगा। इन दोनों में कौन आएगा, तो वाई स्क्वायर आएगा। तो एचसीएफ क्या निकल गया एक्स वाई स्क्वायर। अगर इसकी एलसीएम की बात की जाए, एलसीएम ऑफ पीक्यू की बात की जाए तो क्या होगा दोस्त, एलसीएम की जब बात की जाएगी तो इसमें तो खैर कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर इन्वॉल्व है, एक्स और वाई इन्वॉल्व है। तो एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। वाई का मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, तो वाई क्यू हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या निकल जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, एलसीएम क्या निकल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यू। ऐसा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में ट्रेंड में चल रहा है कि रियल नंबर में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि चेक वेदर 6 raised to the power n कैन ends with digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको चेक करना है कि ये जो नंबर आपका दे रखा है 6 raised to the power n, ये क्या है आपका नंबर है। n के संबंध में क्या बोला कि ये आपका कोई नेचुरल नंबर है। अब बताना है कि इसका इंस 0 से होगा या फिर नहीं होगा, इसके बारे में। अब देखिए आपको ये समझना सबसे पहले पड़ेगा कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी नंबर का इंस 0 से होगा या नहीं होगा। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि पिछले साल ही मतलब 2025, आप लोग 2026 में अपियर होने वाले हैं, 2025 के पेपर में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए फटाफट से हम कंसेप्ट को बनाते हैं। हम कुछ वैसे नंबर्स को लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जिसका कि इंस 0 से हुआ है, और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन को ऊपर हम लोग देखते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका बेस्ड है ये प्योरली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए हम कुछ नंबर लिए जिससे हम लोग 10 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। मैंने कुछ यहाँ पर नंबर्स को लिया है और ये सारे नंबर का जो इंस जो है वो 0 से हुआ है। ठीक है, अब हम इसका बारी बारी से सबका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बेटा आपका 2 into 5, 20 का क्या होगा आपका 2 into 2 into 5, 30 का क्या होगा 2 into 3 into 5, 100 का क्या होगा 2 into 2 into 5 into 5। ठीक है, तो आप यहां पर एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी नंबर का इंड्स 0 से हुआ, इस नंबर का 0 से था तो 2 और 5 इसके पास में जब प्राइम फैक्टर थे। इस नंबर का इंड 0 से हुआ, यहां भी देखो 2 और 5 जब प्राइम फैक्टर अवेलेबल था। इस नंबर का इंड 0 से हुआ, यहां देखो कोई 2 और 5 के अलावा तो दूसरा नंबर है, लेकिन 2 और 5 यहां पर अवेलेबल है। यहां पे देखो इंड 0 से हुआ तो 2 और 5 क्या है एज अ कॉमन फैक्टर, सॉरी एज अ प्राइम फैक्टर यहां पर अवेलेबल है। यहां से आपने कंसेप्ट बना लिया कि अगर कोई भी नंबर का इंड्स अगर 0 से होता है तो उस नंबर के पास 2 और 5 ये दोनों ही प्राइम फैक्टर अवेलेबल होने चाहिए। तो अगर हम देखते हैं 6 to the power n का में 6 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा आपका 2 into 3 raised to the power n, that is 2 raised to the power n into 3 raised to the power n। तुम यहां पर देख रहे हो कि आपका 2 एज अ प्राइम फैक्टर यहां पर अवेलेबल है, लेकिन यहां से 5 एज अ प्राइम फैक्टर यहां पर अवेलेबल नहीं है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ 5। 6 raised to the power n can never ends with digit 0। यहां पर 5 के नहीं होने से
6 रेज टू द पावर n का इंड्स कभी भी 0 से नहीं होगा। ओके, तो लिखेंगे इसमें implies 6 रेज टू द पावर n कैन नेवर ends with digit 0. Why? Because as we know a number ends with digit 0, it must have 2 and 5 as प्राइम फैक्टर, और जो कि 6 रेज टू द पावर n के पास अवेलेबल नहीं है। 2 और 5 दोनों ही प्राइम फैक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जिस कारण से 6 रेज टू द पावर n का इंड्स कभी भी 0 से नहीं होगा। ओके, चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल हमारे पास में है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये कंपोजिट नंबर है, और दूसरा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। हमको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों है। आपको अगर यह बताने की नौबत आ जाए तो आपको बताना पड़ेगा कि कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है, तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि उस नंबर का 2 से अधिक फैक्टर अगर है तो ही वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है ना, 2 से अधिक फैक्टर, ठीक है ना, मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर अगर उसके पास में अवेलेबल है तो वो नंबर क्या होगा, आपका कंपोजिट नंबर होगा। ओके, चलिए इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। तो यहां से अगर तुम देखो तो 13 और 13, मैं थोड़ा कैलकुलेशन करो, 3 6 और 1 इंटू 7 करो तो 7 3 जा 21 के 1 बैलेंस 2, 7 6 जा 42 और 2 44 बैलेंस 1, 7 1 40 बैलेंस 4, 7 1 जा 7 11 1141 1141, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आया प्लस 13, तो ये हो जाएगा आपका 4 5 1 1 1154 आया आपका। अब 1154 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो तो क्या मिलने वाला है, इसको लिखने वाला है, देखो 2 से डालो तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 14, 5 7 जा 14। ठीक है, उसके बाद से कितना लगेगा, 7 7 11 से लगेगा क्या, नहीं 3 से लगेगा, 7 से लगेगा। अच्छा इसे भी इसको लिख सकते हैं, मोर देन 2 फैक्टर दिखाना, तो 1154 को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक तो फैक्टर इसका हो सकता है 1 इंटू 2 इंटू, अच्छा एक सेकेंड, 577 का हम थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। क्या हो गया, थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन में, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए तो कैलकुलेशन लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दिया हूं मैं। 7 इंटू 11 इंटू 13, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को गलत लिख दिया, एक सेकेंड मुझे क्वेश्चन को थोड़ा देख लेना दीजिए, क्या मैं क्वेश्चन तो गलत लिख दिया, हाँ 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 प्लस 13, क्वेश्चन तो सही लिखा हुआ है। चलो थोड़ा मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं गड़बड़ी तो नहीं है। ये 77 हो गया और 13 करो तो 7 3 जा 21 बैलेंस 2, 7 3 जा 21 और 2 23, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 1, 7 और 3 10 0 बैलेंस 1, 7, ये हो गया आपका 1001 प्लस 13 दैट इज गोइंग टू बी 1014। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन सिंप्लीफिकेशन ये गड़बड़ था, ठीक है ना। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लीजिए 1014 का, तो 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 0 0 2 7 जा, उसके बाद से 3 से लगेगा, हाँ लगेगा, 3 1 जा 3 और बचा 16, 3 जा 48, 3 9 जा, अब 13 से लगाओ तो 13 हो गया आपका। तो 1014 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है,
तो यहाँ पर इसका देख रहे हो कि 1014 का कितने प्राइम फैक्टर आया, तो एक तो प्राइम फैक्टर 2 आया, दूसरा प्राइम फैक्टर 3 आया, तीसरा प्राइम फैक्टर क्या आया आपका 13 आया। तो आप देख रहे हैं मोर देन 2 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर आपको मिल रहा है इस पर्टिकुलर नंबर का, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली यहाँ पर वही करो तो 7 6 जा 42 और 42 इंटू 5 तो हो जाएगा 5 2 जा 10, 0 बैलेंस 1, 4 5 जा 20, 210 आई थिंक 200 मैं कर ही लेता हूँ। 42 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, तो 12 42 2 2 जा 4 24 48 40 और 10 सुना बाकी 1 4 1 5 5040 5040 5040 इतना का मल्टीप्लीकेशन है 5040 प्लस 5 तो हो जाएगा आपका 5045। ओके, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लीजिए किसी लिए ताकि आप यहां से दिखा सके कि इसका मोर देन 2 प्राइम फैक्टर है। तो 5045 का प्राइम फैक्टराइजेशन लीजिएगा तो आप कितना लगाएगा 5 से लगाएगा ऑफ कोर्स, तो जाएगा ये 10 हो जाएगा 0 और 5 9 जा 45। ठीक है, अब इसको कितने से लगाया जा सकता है, इसको लगाया जा सकता है 1009 आ गया। ठीक है, तो 3 से तो लगेगा नहीं, 11 से लगा के देखें, 11 से लगा के देखो तो 11 9 जा 99 नहीं लगेगा, 11 से भी 7 से लगेगा क्या, लगा के देखते हैं 17 हो गया 30 7 4 जा 20 29 7 से भी नहीं लगेगा 1009 सोच के देखो थोड़ा किससे लगेगा 1009 है 1009 1009 आई थिंक मुझे लगता है कि प्राइम नंबर है। ठीक है, मुझे लगता है ये प्राइम नंबर है, तो आप नहीं लगेगा आगे तो 5045 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1009 एक तीसरा कुछ नहीं बचा तो आपके पास में 1 तो है ही, तो आप दिखा दें कि इसका मोर देन 2 फैक्टर है, दैट इज वाई ये क्या हो गया, हिंस गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। एक ऐसा नंबर है बेटे ये आपका कंपोजिट नंबर है। तो समझ में आया, तो आपको अगर कभी भी कैसा भी सवाल दे दे कंपोजिट नंबर दिखाने के लिए तो आप इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आप थोड़ा सा ये पटा टाइप का कुछ था, अभी कुछ रिसेंटली पब्लिकेशन वाला नया बुक देकर के गया तो एक्चुअली मुझे भी आइडिया नहीं था, मैंने क्वेश्चन को पिक किया और उसके बाद मैंने इसको सोल्व किया। ठीक है, और मजे की बात यह है कि इस तरह का भी क्वेश्चन इस बार एग्जाम में किसी न किसी सेट मैंने देखा था तो ये आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्या था भाई, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बस यही था कि अगर आपको कोई भी नंबर को अगर आपको शो करना हो कि वो कंपोजिट है तो आपको दिखाना पड़ेगा कुछ नंबर का मोर देन 2 फैक्टर्स है, उसके लिए आप इस नंबर को सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आप उसको दिखा सकते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, मोर देन 2 फैक्टर्स है। चलिए अब जल्दी से हम लोग तीसरे सवाल को देखते हैं फिर। सो देखो बच्चे, ये हमारे पास में क्वेश्चन है और मजे की बात ये कि 2024 में ये पूछा हुआ सवाल है। सवाल कहता है कि द CF ऑफ 2 नंबर 65 एंड 104, मतलब यहां से अगर आप अवेलेबल इंफॉर्मेशन को जानो तो क्या आपको दे रखा है ना कि HCF जो है किसका HCF, तो 65 और 104 का HCF आपका दे रखा है कि 13 है। ठीक है, और दूसरा दे रखा है कि अगर LCM 65 और 104 का 4x है, मतलब LCM आप जो देख रहे हैं 65 और 104 का ये आपके पास में क्या है 4x है, तो x का वैल्यू निकाले, मतलब वेरिएबल का वैल्यू आपको पूछा है। और इतिहास साक्षी इस बात का कि जब कभी भी वेरिएबल का वैल्यू पूछा है, जब तक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं आया है तब तक आपने वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकाला है। आज तक का देख लीजिए, अभी तक ने जितने भी चैप्टर्स अंडर 9 तक में आपने अगर पढ़ रखा है और अंडर 10 में भी आपने अगर पढ़ा है, ठीक है, तो वेरिएबल का वैल्यू तभी निकला है जब वो इक्वेशन के फॉर्म में आपके पास में दिया गया।
अब इक्वेशन यहां पर तो इक्वेशन का फॉर्म तो दिया नहीं गया है, सबसे पहले हम एक्स के टर्म्स में इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे रिलेशन चाहिए। अब रिलेशन क्या देगा, तो हमारे पास में एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास में दिया गया है, इसी का इस्तेमाल करके निकालना है एक्स का वैल्यू, इसी का इस्तेमाल करके हमें इक्वेशन ही बनाना है। कैसे इक्वेशन बनेगा, तो आपने एक चीज सीखा होगा कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जब दो नंबर का आप प्रोडक्ट करते हैं, ये प्रोडक्ट इक्वल होता है उन दोनों नंबर के एलसीएम, मान लो नंबर ए बी है तो ए बी के एलसीएम और ए बी के एचसीएफ के प्रोडक्ट के, ठीक है ना। मान लिया जाए कि वो दो नंबर है, वो दो नंबर आप ऐसा कह लीजिए कि ए और बी है, ठीक है। तो ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा वह इक्वल होगा एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी के। अच्छा, यहां से तो आप निकल जाएगा, देखिए आपके पास वो दो नंबर क्या है, वो दो नंबर तो आपके पास में 65 एंड 104 है, तो 65 इंटू 104 अगर आप करते हैं तो इट शुड बी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 65 एंड 104 दैट इज 4x इनटू एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर, ये आपका 13 है, इसके इक्वल आपका होगा। अब देखिए x के टर्म्स में आपका इक्वेशन बन गया, अब निकाल सकते हैं x का वैल्यू, ठीक है। तो यहां देखिए क्या निकल जाएगा, 65 इंटू 104 बाय 13, ये क्या हो गया आपका 4x हो गया, 13 5 जा 65, क्या बचा 5 इंटू 104 इज इक्वल टू 4x, देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, तो 5 इंटू 104 डिवाइडेड बाय 4, 4 से लगाओ तो 4 2 जा 8 बचा 2, 4 6 जा 24, और x का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 6 5 जा 30 और 130, सही है ना। 6 5 जा 30 0 बैलेंस 3 15 3, ठीक है। x इक्वल टू क्या निकल गया आपका 130। जब x निकल गया 130, अगर आपका एलसीएम को दिया जाएगा तो 520 का हो जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर तो एलसीएम आपका नहीं पूछा, तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान ये आपका क्वेश्चन था जो कि 2024 में आपका पूछा गया था। मतलब नंबर सिस्टम से ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है बच्चे। चलिए फटाफट सब लोग अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपको एक क्वेश्चन फिर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई जो सैंपल पेपर जारी करता है 2023 में आया हुआ, हमको अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए हम सोचे कि हम करवा देते हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए अभी मेरा कंसर्न बस ये कि आपको टॉपिक हम अच्छे तरीके से हम आपको समझा दे, आप प्रॉब्लम के अप्रोच लेना सीख सके। हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा वीडियो लंबा भी चला जाए, लेकिन हम लोग बाद में कुछ हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग लास्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास में सफिशिएंट टाइम है, और जो बच्चे अभी तक अभी स्टार्ट भी अपना प्रिपरेशन को कर रहे हैं, तो अगर यहाँ से मेरे वीडियोस को देखते हैं तो उन्हें समझ में आएगी। दरअसल क्या होता है बच्चे की हमेशा से मेरी आदत रही है कि एक मास में पढ़ाया हूँ, हमेशा बच्चे रहते हैं, बच्चे का चेहरे को मैं देख करके मैं पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा सा पढ़ाने में मजा आता है। तो अगर थोड़ा सा अगर वन डायमेंशनल क्लास लगेगा तो एडजस्ट करने का थोड़ा कोशिश करिएगा। मैं कोशिश करूंगा इसको टू डायमेंशनल करने का, थोड़ा कैमरे पर बोलने का ज़्यादा अनुभव नहीं है बच्चे, ठीक है। और आप लोग का अगर प्यार रहा और आप लोग का सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली हम लोग एक बेहतर रिजल्ट की हम लोग कामना कर सके, और आपके बेहतर आपको बनाने में हमारी जितनी भूमिका हो सकती है, मैं जितने एफर्ट हो सकते हैं मैं डालने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आइए जल्दी से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन में आपको कह रहा है ना कि ए और बी कोई दो पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ए और बी कोई पॉजिटिव नंबर इस प्रकार की ए दे रखा है ना, आपका ए दे रखा है p⁻³ इंटू q⁻⁴, ओके। और बी दूसरा नंबर है, बी दे रखा है आपका ना, ये दे रखा p² q⁻³ जहां बता रहा है p और q प्राइम नंबर है, मतलब ए का ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ और बी का ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, ठीक है। तो आपको दे रखा है एचसीएफ ऑफ ए बी दे रखा p⁻m इंटू q⁻⁴, चलो ठीक है। एलसीएम ऑफ ए बी दे रखा p⁻m इंटू q⁻⁴, बिल्कुल ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू तभी आएगा जब आपका mn और rs का वैल्यू आएगा, ठीक है ना। आफ्टर इवेल्युएटिंग द वैल्यू ऑफ mn एंड rs, है ना, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग ऑन द गिवन एक्सप्रेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले उसके लिए हमें p⁻m इंटू q⁻m दे रखा, q⁻n है, q⁻n है ये, ठीक है।
तो इसका निकालना है। तो सबसे पहले एक काम करो ना, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो तो पता लग जाएगा एम और एन का वैल्यू क्या है। अब देखो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ मैंने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर कंटेनिंग प्राइम फैक्टर जो होता है वही क्या बताता है, एचसीएफ बताता है, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो यहां देखो कि ए और बी में कॉमन प्राइम फैक्टर क्या दिख रहा है, तो आपका पी और क्यू दिख रहा है। तो पी का जो स्मॉलेस्ट पावर हुआ उसको उठा लो, तो पी स्क्वायर इनटू क्यू का स्मॉलेस्ट पावर उठा लो, क्यू रेज़ टू द पावर 3। मतलब एचसीएफ जो हमारा ए बी का जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर क्यू रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, अब ये भी एचसीएफ जो बात कर रहा है ना, पी रेज़ टू द पावर एम और क्यू रेज़ टू द पावर एन का, यह भी ए और बी का, ए और बी के ही एचसीएफ की बात कर रहा है। अब देखो कोई दो नंबर का दो अलग अलग एचसीएफ तो हो नहीं सकता, दोनों तो सेम एचसीएफ होगा। तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करके एम शुड बी इक्वल्स टू 2 एंड एन शुड बी इक्वल्स टू 3। तो यहां से तो आपका एम और एन का वैल्यू निकल गया। अब आइए आर और एस का निकालते हैं। तो एलसीएम अगर हमको ए बी का निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, कहते हैं कि सो जो ग्रेटेस्ट द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ, सॉरी गलत बोल दिए थे है ना, थोड़ा लगता है कि रात काफी हो गए, हैंग करा मेरा ब्रेन क्या। देखो ऐसे बताया था कि ये जितने भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हैं उन जो ग्रेटेस्ट पावर को रखने वाला प्राइम फैक्टर होगा सारे का क्या करना, जो मल्टीप्लीकेशन है वही क्या बताता है, उन दोनों नंबर का एलसीएम बताने का काम करता है। तो यहां पर देखो तो दो ही प्रकार का आपको प्राइम फैक्टर नजर ही आ रहा है, एक पी और एक क्यू, दो ही प्रकार का प्राइम फैक्टर नहीं नजर आ रहा है। इसका ग्रेटेस्ट पावर का क्या करेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट लेने का मतलब इसको गलत सेंस मत समझिएगा कि चलो अच्छा पी का ग्रेटेस्ट पावर आपको 3 है और क्यू का ग्रेटेस्ट पावर 4 है तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करना, ऐसा नहीं है। मतलब आपको जो प्राइम फैक्टर उठाना है वैसे प्राइम फैक्टर को उठाना है जिसका सबसे ग्रेटेस्ट पावर होगा, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ ए बी जो होगा आपका हो जाएगा पी रेज़ टू द पावर 3 इंटू क्यू रेज़ टू द पावर 4। और यहाँ पर जो एलसीएम दे रखा है ए बी का वो दे रखा है पी रेज़ टू दी पावर आर इंटू क्यू रेज़ टू दी पावर एस आपका दे रखा है। तो दोनों को जब आप कंपेयर करिएगा तो आर बराबर क्या मिलेगा 3 और एस बराबर क्या मिल जाएगा आपका 4 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका एम एन आर एस का वैल्यू आ गया। अब नाउ आपको चाहिए क्या, अपन को चाहिए एम प्लस एन इंटू आर प्लस एस। तो एम आपके पास में दे रखा है देखो 2 + 3 इंटू आर प्लस एस चाहिए, तो आर 3 है प्लस 4 ये हो गया 5, ये हो गया 7, 7 5 जा 35, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ऐसे ही हम लोग बहुत सारे इजी क्वेश्चंस को हम लोग टैकल कर लेते हैं। देखिए रियल नंबर में इस तरीके के भी सवाल पूछे जाने की बहुत अधिक संभावनाएं होती है, ठीक है। लाइट वाला प्रॉब्लम पूछे जाने की अधिक संभावना होती है ना। 11:41 हो रहा है और ये सवाल को देख करके मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं जब हम लोग नवोदय सैनिक वगैरह का प्रिपरेशन किया करते थे, तो उस समय इस सवाल को बहुत बनाते थे। एलसीएम एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चन था। कह रहा है कि 3 बल्ब है, ठीक है। एक बल्ब रेड कलर का है, दूसरा बल्ब ग्रीन कलर का है और तीसरा बल्ब आपका येलो कलर का है। ये तीनों बल्ब को देख करके आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक सिग्नल है ये। और ये तीनों बल्ब जो है ना एक 80 सेकेंड, 90 सेकेंड, 110 सेकेंड के अंतराल पर क्या होता है ये जलता है। इतने इंटरवल पर क्या होता है फिर मतलब फ्लैश करता है तीनों बल्ब। अब कहता है कि तीनों बल्ब एक साथ 8 बजे जला है, ठीक है ना। तो आप बताइए कि कितने देर के बाद ये तीनों बल्ब एक साथ जलेगा। एक बार फिर से सुनिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बल्ब है, तीन बल्ब है कुछ इस प्रकार, रेड है, ग्रीन है और येलो है। ये 3 कलर का ये बल्ब है और ये तीनों बल्ब है तो 80, 90, 110 इतने के इंटरवल पर ये तीनों बल्ब फ्लैश करता है। अब कहता है कि तीनों बल्ब एक बार एक साथ 8 बजे सुबह में जला है, तो आप बताइए ये तीनों बल्ब दोबारा एक साथ कब जलेगी। तो आप एक काम करिए, सबसे पहला काम है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो उसका एलसीएम निकालिएगा। किसका एलसीएम निकालिए, जो इंटरवल जो दे रखा है कितने कितने इंटरवल के बाद बल्ब जल रहा है, ठीक है ना, सबका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेना हमको किसका, एलसीएम ऑफ 80,
90, 110। और यहाँ पर एलसीएम किसका कैसे लेना है? तो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या मिलेगा आपको? करके देख लो ना। 80 का लगाओ, देखो 2 से लगाओ तो 40, 2 से डालो तो 20, 2 से फिर डालो तो 10, 2 से डालो तो 5। ठीक है, उसी प्रकार फिर 90 का डालो, 2 से लगाओ तो 45, 3 से लगाओ तो 15, 3 से फिर लगाओ तो 5, फिर 110 का लो तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या हो जाएगा? 2 से लगाओ तो लगता है 55 हो जाएगा, 5 से लगाओ तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन चलो लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 90 का क्या है आपका? मतलब इसको आप लिख सकते हो आप ऐसा 2 रेज़ टू दी पावर 1 2 3 4, 2 रेज़ टू दी पावर 4 इंटू 5। ठीक है, 90 को क्या लिख सकते हो आप? बताइए जल्दी से। 90 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, और 110 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 11। अब आपको निकालना क्या है? एलसीएम ऑफ 80, 90, 110। ठीक है, आइए इसका एलसीएम देते हैं। क्या कहता है? एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन का एलसीएम का क्या नियम कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर इन्वॉल्व इन नंबर। अब देखो कितने प्रकार के प्राइम नंबर इसमें इन्वॉल्व है, तो तीनों को देखो तो तीनों में एक देखो 2 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 11 दिख रहा है। मतलब 2 5 3 11 का क्या करना? ग्रेटेस्ट पावर सहित क्या करना? इन सारे का प्रोडक्ट आपको लेना, तो आपका एलसीएम मिल जाएगा। तो यहां से देखिए तो आपका थोड़ा सा मुझे इसमें ना बोलने में थोड़ा परेशानी होती है, होप सो कि आप इसको समझ रहे होंगे। ठीक है ना, ये निकल जाएगा। देखिए आपका 2 रेज़ टू दी पावर 4 गया बच्चे, सबसे 2 में से ज्यादा ग्रेटेस्ट पावर ये है। 5 तो हर जगह 1 बढ़ाया तो 5 हो गया, और 3 देखो 2 बढ़ाया तो 3 का स्क्वायर हो गया, और इनटू ये हो गया 11। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करो तो 2 के पावर 4 कितना निकल जाएगा? 2 दूनी 4, 4 2 जाए 2 जा 16, 5 जा हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा आपका 99। 0 और 9 8 जा 72, बैलेंस 7, 9 79। इतना सेकंड आया। ठीक है ना, एलसीएम इसका आया। सेकंड को क्या करो? मिनट में बदलो। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड। 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, मतलब 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट होता है। तो इतना सेकेंड में कितना मिनट होगा? तो 60 से आपको करना पड़ेगा डिवाइड। आज समझते हैं कि आपको यूनिटरी मेथड तो आपको आता होगा। 60 कर दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा? इसको कटेगा 6 से, क्या काटो इसको 6 से, तो एक मरतबे में 6 लग गया। देखते हैं कट करके कट जाए। 16 3 जा 18, 78 3, हाँ कट जाएगा। 132 मिनट आया। इतना क्या आया? मिनट आया। अब इसको कन्वर्ट कर दो किस में? आवर में। तो अगेन फिर क्या करना पड़ेगा? 132 में 60 से डिवाइड कर दो, तो काट कर देखो तो कटेगा। 30 हो गया, 2 से लगाओगे तो 6 2 जा 66 हो गया, फिर 15 रहेगा, ये 33 हो जाएगा। तो लगाओगा 15 2 जा 30, पॉइंट 3 उठेगा, 15 2 जा 32.2, मतलब 2 आवर 2 मिनट्स के बाद में, मतलब 2 आवर 2 मिनट्स के बाद में ये सारी की सारी जो बल्ब है, ये सारे का सारा बल्ब आपका फ्लश करेगा। ठीक है ना। तो पहली बार वो बज रहा था 8 बजे आपका बज रहा था, और उसके बाद से 2 घंटा 2 सॉरी 1 सेकेंड 15 30 2 जा 33 हो गया, 0 15 2 जा 30। ठीक है, 20 मिनट्स के बाद में, 2 आवर 20 मिनट के बाद में इसको जोड़ो तो 10 बज करके 20 मिनट में। ठीक है ना, 10 बज करके 20 मिनट में, है ना, ये दूसरी बार ये बजेगी। 2 आवर 20 मिनट्स हो गया। ठीक है ना, क्योंकि 2 मिनट्स रहता तो यहाँ 0 आता, उसके बाद 2 आता, तब हम लोग 2 मिनट को काउंट करते। लेकिन यहाँ पर आया हमारा डेसिमल के 10 बार 2 आया, तो एक तो सुन लेना हमारा बनता है। तो 2 आवर 20 मिनट्स के बाद, मतलब पहले 8 बजे बज रही थी, ठीक है ना,
दूसरा आप कितना बजे बजेगा? 2 घंटे 20 मिनट के बाद। थोड़ा मैं आंसर देख लेता हूँ, मेरा आंसर जो आया है सही आया है या फिर गलत आया है। मतलब 1 सेकंड, कहीं गड़बड़ तो। आंसर आ रहा है 10:12। मेरा आ रहा है 10:20। कहाँ गड़बड़ रह गया? कहाँ गड़बड़ी रह गई? थोड़ा देख लेते हैं एक बार फिर से, कहीं मैंने गलत तो नहीं देख लिया। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ है बाबू भैया। देखते हैं कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। यहाँ पर थोड़ा फिर से इसको काटते हैं। 132 मिनट था ना मेरे, इसको जल्दी से आवर में बदलते हैं थोड़ा। तो 132 को तुम 60 से डिवाइड करो तो ये तो जाएगा 32 से जाएगा, ये तो जाएगा 6। ठीक है, बिल्कुल सही। 15 है, ये जाएगा 33, ये भी बिल्कुल सही है। चलो एक बार लगा करके हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा काबिल बनने के चक्कर में हो सकता है। 15 2 30 बिल्कुल सही है, तीनों तरह डेसिमल। 15 2 30। मुझे तो कहीं गड़बड़ तो नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ देखते कहीं गड़बड़ है क्या? 78 2 12, यहाँ भी सही है। यही होगा ब्रो। 8 बजे पहले बजी थी, दूसरा बजेगा 2 घंटे 20 मिनट के बाद, मतलब 10:20 में ये सारी घंटी एक साथ बजेगी। इसी प्रकार देखो, सॉरी देखो घंटी वाला क्वेश्चन याद आ गया। तो मतलब ये इसी पर देखो क्या देगा, ट्रैफिक लाइट का लाइट है, इतने इंटरवल पर बज रही है। किसी मंदिर का घंटा है, इतने इंटरवल पर आपका बज रहा है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन जो कुछ भी आप देख रहे हैं, क्या होता है, एक दूसरे से आपका मिलता जुलता रहता है। कभी कभी वर्ड चेंज कर देगा या कभी डेटा आपको चेंज कर देगा। मतलब इस तरीके के सवाल आने की, पूछे जाने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है, इसको साथ में करके चलना है। तो देखिए बच्चे, नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा। ये सवाल 2024 में आपका पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इस सवाल को। कह रहा है कि जो 2520 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है कुछ ऐसा है। ठीक है, मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से जैसे यहाँ देखो तो पावर गायब कर दिया, यहाँ देखो तो ये पूरा नंबर ही गायब कर दिया है। कौन सा यहाँ पर नंबर आने वाला है। ठीक है, तो आपको फिर गायब करने के बाद से आपको वैल्यू पूछता है a+2b का। अच्छा, a+2b का वैल्यू आप कब निकालेंगे? जब आपको a और b का वैल्यू पता चलेगा, तभी आप a+2b का वैल्यू निकाल पाएंगे। अब a और b का वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो आप क्या करो ना, काम कि 2520 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। अब कह रहा है कि 2520 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, स्टेप बाय काम करते हैं। तो चलो, हमने 2520 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। ठीक है, अब यहां से आया कि चलो 2 से डाल दो, तो हो जाएगा 12 2 24, 1 जाएगा 60, फिर 2 से लगाओ तो 6 3 0, फिर 2 से लगाओ तो 3, और फिर आ जाएगा आपका 1 टाइम्स में 2 लगा 5। आप लगाओगे 3 से, 3 10 जा 30, 3 5 जा 15, फिर 3 से लगाओ, 3 3 जा 9, 15 हो गया, 3 5 जा 15, फिर 5 से लगाओ, 5 7 जा 35। मतलब 2520 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 2⁻³ इंटू 3⁻², इंटू 5 इंटू 7। और ये कह रहा है ना कि 2520 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2⁻³ इंटू 3⁻A इंटू B इंटू 7। आप मुझे ये बता दो कि कोई भी एक नंबर का 2 अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकता है। हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में पढ़ रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का क्या होगा, यूनिक होगा। तो ये दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करके तुम देखो तो a की जगह पर आपको क्या मिल रहा है 2, और b की जगह पर क्या मिल रहा है आपको 5 मिल रहा है। जब a = 2 लिखेंगे, b = 5 लिखेंगे, तब जाकर के ये दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और इस तरीके से मुझे a और b का वैल्यू मिल गया। अब हम निकाल सकते हैं, मुझे वैल्यू किसका चाहिए था, मुझे वैल्यू चाहिए था a+2b का वैल्यू। तो a मुझे मिल गया 2 + 2 × 5 दैट इज
2 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 12। देखो कितना आसान क्वेश्चन है आपका, ये 2024 का आया हुआ सवाल है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको निकालने के लिए कह रहा है ना एलसीएम किसका, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ठीक है। और ये सवाल आपका 2024 में आपका पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, जल्दी से बताना। मैंने पहले भी बता रखा है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 होगा और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर की यहां पर बात की गई है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चे, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4 होता है। तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर की बात किया गया है, तो सोचो 4 होगा क्या, 4 तो होगा लेकिन ऑड नहीं है, 5 तो कंपोजिट नहीं है, 6 कंपोजिट है लेकिन इवन है, 7 कंपोजिट नहीं है, 8 कंपोजिट है लेकिन इवन है। तो लास्ट जो कंपोजिट बचता है वो क्या है आपका, ऑड भी और लिस्ट भी, वो आपका क्या है 9 है। और आपको चाहिए एलसीएम, एलसीएम किसका, 2 और 9 का। तो ये तो यही होने वाला है, 2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो बच्चे 2020 में ये बच्चा वाला सवाल पूछ लिया था हमसे। बच्चा वाला सवाल क्या पूछा था कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो एक्सपोनेंट मतलब जो भी प्राइम फैक्टर का एक्सपोनेंट उसका सम क्या होगा। तो फटाफट से क्या करेंगे इसके लिए, 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन लगाएंगे, 2 से लगाओ तो 8 हो गया, सॉरी 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से लगाओ और 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 7 से लगाओ, 7 7 जा 49। तो 196 लिखा जाएगा आपका 2 raised to the power 2 इंटू 7 raised to the power 2। और मुझे क्या पूछा था कि एक्सपोनेंट का सम, यहां पर देखो एक प्राइम फैक्टर 2 है, 2 का एक्सपोनेंट क्या है 2 है, और प्राइम फैक्टर 7 है, इसका एक्सपोनेंट भी क्या है 2 है, और इन दोनों एक्सपोनेंट का सम कितना निकल गया आपका 4 निकल गया। तो यही आपका क्या है आंसर है। देखो बच्चों सीबीएसई में अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया है। आप देख रहे हैं कि एसएससी रीजन के भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास में, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम लोग अपनी तैयारी भी उसी ढंग से करेंगे, हम भी ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आइए हम लोग उसके ऊपर यहाँ पर कैसा सवाल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर बनता है। तो हमारा देखिए पहला सवाल दे रखा है एसएससी रीजन। देखिए सर्सल रीजन में आपके पास में 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, जो मैं बताऊंगा यही 4 ऑप्शंस आपके एग्जाम में भी रहेंगे। पहला होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन रहेगा असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, और चौथा ऑप्शन रहता है असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू। अब हम लोग देखते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से ये कौन सा ऑप्शंस को फुलफिल करता है। तो पहला देखते हैं, असर्शन को पढ़ते हैं। असर्शन इसका कहता है कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 16। चलो ठीक है, मान लेते हैं वो कोई 2 नंबर है, ए और बी ले लेते हैं। तो वो 2 नंबर का हमारा एचसीएफ क्या दे रखा है ना, एचसीएफ दे रखा है, चलो 16 है। अच्छा उसका प्रोडक्ट मतलब ए इंटू बी दे रखा है 3072 दे रखा है, ठीक है ना। तो देन देयर एलसीएम क्या उसका एलसीएम 162 होगा, क्या उसका एलसीएम 162 होगा। देखो एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि हम जानते हैं कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। अब यहां पर हमको पूछा है एलसीएम के संबंध में, तो हम अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में उस दोनों नंबर के एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है, उन दोनों नंबर का एलसीएम मिल जाता है, ठीक है बच्चे। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे रखा है यहाँ पर 3072। अगर इसमें एचसीएफ 16 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आता है। तो 16 से अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से लगाओ तो 8, ये 15, 3 6, फिर 8 से लगाओ सीधे 8 1 जा 8, 7 3 जा 8 9 जा 72, 8 2 जा 60, मतलब 192 आपका आ रहा है एलसीएम।
बट आपका एलसीएम कह रहा है कि क्या 162 होगा? नहीं, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 192 होगा। इसका मतलब है कि असर्शन हमारा क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बताएगा अगर दो नंबर का प्रोडक्ट ये है और उस दो नंबर का एचसीएफ ये है तो एलसीएम होना चाहिए 192 ना कि 162। इस वजह से असर्शन तो क्या आ गया आपका, फॉल्स आ गया। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो था आपका डिस्कार्ड हो गया कि बोथ असर्शन रीजन की ट्रू वाली बात पहला दूसरा ऑप्शन कर रहा था, तो ये तो होगा नहीं। अब बचता है असर्शन इज फॉल्स। रीजन को देखते हैं, दे रखा है ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर, ए और बी दो कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो उन दो नंबर का एचसीएफ और उन दो नंबर कैल्शियम का जो प्रोडक्ट है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। इससे पता चला कि आंसर क्या आया, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, यहां से ये जवाब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि असर्शन दे रखा है कि 6 रेज़ टू द पावर n कैन इंड्स विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो सेम क्वेश्चन को हमने पहले भी पढ़ा है कि ये तो हालांकि इंड्स विद डिजिट 0 नहीं होगा। ठीक है, थोड़ी देर पहले आपने इस क्वेश्चन को आपने देखा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी नंबर का इंड्स अगर 0 से होता है तो उस नंबर के पास 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन अगर आप 6 के प्राइम फैक्टर की बात करते हैं तो उसका केवल 2 ही प्राइम फैक्टर आपको मिलेगा, 6 टू द पावर n का 2 और 3 मिलेगा, 5 यहां पर नहीं है। इस वजह से 6 टू द पावर n का इंड्स कभी भी 0 से नहीं होगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि असर्शन हमारा गलत है। व्हाट अबाउट रीजन? रीजन पढ़ते हैं। रीजन क्या कहता है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद डिजिट 0 और 5 इज डिविजिबल बाय 5। हाँ बिल्कुल सही है, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का इंड्स अगर 0 और 5 से अगर होता है तो 5 से डिविजिबल होगा, और ये 5 का डिविजिबिलिटी भी होता है, आपने से बचपन क्लास में पढ़ा होगा। तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में डिजिट 5 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब तक उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में डिजिट 5 नहीं रहेगा तब तक हम उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो यहां से पता चला कि असर्शन फॉल्स है, रीजन इज ट्रू। ऑप्शन डी हो गया, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। रीजन हमारा क्या है बेटा, ट्रू है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को भी हम लोग इनकाउंटर करते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो स्टूडेंट यहां देखिए, कह रहा है कि 65 और 117 का जो एचसीएफ है उस एचसीएफ को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहां पर n का वैल्यू क्या है? तो सबसे पहले आप क्या करिए ना, जैसे हमारे पास में कोई नंबर 8 है तो 8 को हम नहीं लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 into 3 लिख सकते हैं। जैसे 9 है तो इसको लिख सकते हैं 2 into 4 + 1 इसको लिख सकते हैं, मतलब इसी प्रकार से ये दो नंबर जो देख रहे हैं 65 117 का जो एचसीएफ इसको लिखा गया 65n - 117 के रूप में। तो n का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को इनकाउंटर करने के लिए आपको 65 और 117 का एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, तो निकालते हैं 65 और 117 का। देखो 65 को क्या लिख सकते हैं, 5 into 13, 117 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 13। ठीक है, तो अगर आप एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 65 और 117 का, तो लिख सकते हैं दोनों का कॉमन फैक्टर आपका केवल क्या है, 13 है, तो 13 हो गया। मतलब 13 को हम लोग लिख सकते हैं किस फॉर्म में, 65n - 117 में। अब देखो इट बिकम्स इन लीनियर इक्वेशन। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो 13 + 117 = 65n। ठीक है, और यहां से निकालो तो 7 3 20, 0 बैलेंस 2, 1 1 2 2 4, 140 = 65n। ओके, ठीक है, 130 होगा ना, 113, हाँ 130। ठीक है, तो n बराबर कितना निकल जाएगा, 130/65, 65 2 जा 130। अब तुम यहाँ n बराबर 2 रख करके देखो तो आपको 30 नहीं आएगा। देखो करके दिखा देते हैं कि 13 के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस हुआ। तो 65 into 2 - 117, 130 - 117 that is equals to 13। तो हम 13 को वाकई हम 65n - 117 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को हम इनकाउंटर किए हैं।
देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड पर दिया हुआ है, लेकिन बच्चे अगर आप एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप रियल नंबर पढ़ते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग सभी 2026 में क्लास 10th में अपियर होने वाले हैं तो 3 क्वेश्चन तो आपको आना ही आना चाहिए रियल नंबर चैप्टर से, जिसमें कि मैं 2 तरीके का क्वेश्चन तो मैं एलसीएम एचसीएफ से आता है जिसको मैं करवा चुका हूं, और तीसरा जो टाइप बचता है वो होता है प्रूफ ऑफ रिलेशनलिटी के ऊपर, जिसको कि हम लोग अभी आगे कुछ समय के बाद हम लोग उसको करेंगे। पहला जो आपका आता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आपको दे देगा, जनरली एलसीएम एचसीएफ में कोई नंबर ना दे, कोई वेरिएबल आपको देगा। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्वेश्चन बनता है कि टाइम वाला, जैसे कोई ट्रैफिक लाइट है, इतने इतने इंटरवल के बाद में जलते तो तुम्हें एक साथ कब जलेगी, एक बार यह बता दे कि इतने टाइम में एक बार वो पहले जल चुकी है। तीसरा टाइप का जो सवाल आपका आता इसी में बहुत तरह का दे देगा कि 3 लोग मॉर्निंग वॉक के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो एक बार जब चले थे तो सब मिले थे तो कितने देर के बाद वो लोग एक साथ मिलेंगे, ठीक है ना। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो होता है इरेशनलिटी के ऊपर होता है। तो ये 3 तरीके का अगर सवाल आप ढंग से करके आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका रियल नंबर से कोई भी क्वेश्चन आता तो आपसे छूटेगा। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि एलसीएम 2 नंबर का दे रखा है 14 है, ठीक, 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। 2 नंबर का एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 14 टाइम्स है, और सम जो है एलसीएम और एचसीएफ का दे रखा 600 है। उनमें से एक नंबर 280 है तो दूसरा नंबर निकाले। तो मान लो 2 नंबर है ना, ए और बी है, और जो एचसीएफ ए और बी का वो मान लेते हैं क्या, एक्स है। तो सॉल्यूशन इसका हम देखें तो मान लेते हैं लेट द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी बी एक्स, देन एलसीएम क्या हो जाएगा आपका ए बी का, एलसीएम जो होगा क्या बोला 14 टाइम्स है एचसीएफ के, तो क्या होगा भैया 14x हो जाएगा। अब लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना है 600 है, तो एलसीएम तुम्हारा 14x, एचसीएफ तुम्हारा x इक्वल टू 600, 15x इक्वल टू 600, x इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज क्या निकल गया 40। इसका मतलब हुआ कि ये 2 नंबर का अगर आप एचसीएफ x था तो एचसीएफ क्या हो गया ए बी का 40 निकल गया, और एलसीएम ऑफ ए बी की अगर बात किया जाए तो 14 टाइम्स है, तो 14 टू 14 दैट इज 560 क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया। अब दूसरा नंबर पूछा है ना, दूसरा नंबर पूछा है तो हमने एक चीज पढ़ रखा है, एक चीज हमने पढ़ रखा है कि 2 नंबर उसके एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन, वो रिलेशन क्या है कि सर जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो होता है तो वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलता सुलटा हूं बट लिखता उल्टा हूं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आदमी उल्टा हूं, ठीक है, मैं आदमी उल्टा नहीं हूं। ठीक है, समझ रहे, मैं बहुत सीधा सीधा साधा बच्चा हूं। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है, मस्ती होनी चाहिए ना थोड़ा बहुत क्लास में, बिना मस्ती के क्लास इंटरटेनिंग नहीं लगता। तब समय पढ़ाए जा रहा हूँ पढ़ जा, मेरा क्लास इतना बोरिंग नहीं होता है ब्रो। ठीक है, मेरा क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बट क्या करे यहाँ कोई भी बच्चा नहीं है, ठीक है, और मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अकेले। ठीक है, कहो तो मैं दिखा देता है, कोई भी नहीं है, सामान अभी तो बिखरा पूरा पड़ा है। खैर कोई नहीं, तो यहां से अपन को एक नंबर तो दे रखा है ना 280 है, क्या दे रखा है 280 है। ठीक है, दूसरा नंबर मालूम करना है, एचसीएफ अब तो पता चल गया 40 है, एलसीएम पता चल गया क्या है 560 है। अब दूसरा नंबर निकालना तो बी निकाल लो, कितना निकल जाएगा 40 इंटू 560 डिवाइडेड बाय 280, 0 0 कट गया है ना, ये 14 4 जा 56, 14 2 जा 28, 22 जा 40, बी इक्वल टू कितना निकल गया आपका 80। तो दूसरा नंबर जो है आपका क्या है वह 80 है। ऐसा क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी आप सेफ जोन में रह करके बैटिंग करें, इसलिए मैंने ये सवाल भी आपको करवा दिया। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल को इनकाउंटर करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बेस्ड।
तो भैया ये जो क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो टोटली बेस्ड है मॉर्निंग वॉक के ऊपर बेस्ड है, और वैसे बच्चे जो क्लास में बैठ करके गॉसिप करते हैं। ओ सॉरी, मैं गलत बोल दिया। बच्चे कभी भी क्लास में गॉसिप नहीं करते हैं, वो या तो पेन मांग रहे होते हैं, या पेंसिल मांग रहे होते हैं, या कॉपी मांग रहे होते हैं, यही करते हैं, गप कभी नहीं करते हैं। ठीक है ना? हाँ, बड़ा फनी मजेदार चीज है ना कि हम लोग गप नहीं करते। ठीक है, वैसे बच्चे, हालांकि आजकल तो दौर हमारा जियो का है, एयरटेल है, मतलब अनलिमिटेड कॉलिंग का है, तो लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे को पता नहीं टेक्नोलॉजी से दूर रहता है। आजकल के बच्चे फोन बिल्कुल नहीं चलाते हैं, इंस्टाग्राम बिल्कुल नहीं देखते हैं, और स्क्रॉलिंग सिस्टम उनके ऊपर बेस्ड नहीं होता है। तो मेरा एक आपसे गुजारिश है कि जो आपके बेस्ट फ्रेंड है, जिनके साथ आपको बहुत सारी गप्पे लड़ाने का मन करता है, उनके साथ मॉर्निंग वॉक के ऊपर जाइए। ठीक है, समझ रहे ना? उनके साथ मॉर्निंग वॉक हो जाइए। फायदा क्या रहेगा? आपकी गप्पे भी कंप्लीट हो जाएगी और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, चुस्त दुरुस्त रहेगा। समझ रहे ना? लेकिन मॉर्निंग वॉक कभी नहीं जाएंगे लोग, आप लोग। क्यों? क्योंकि सुबह तो सोना है। ठीक है ना? रात में पढ़ाई जॉब कर रहे होते हैं, सुबह आपको सोना है। तो कहानी कुछ वैसी है कि कोई 3 मित्र थे। कितने मित्र थे? 3 मित्र थे। और तीनों मित्र गए कहां पर? सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए। मेरी तरह उनका भी वेट बढ़ गया था। अब तीनों, कोई लंबू कोई छोटू होगा ना बंदा, एक हाइट का तो नहीं है। तो तीनों, जो कोई तेज चलता है, कोई स्लो चलता है, तो डिपेंड करता है उसका स्टेप के ऊपर। जो एक बार में ज्यादा डिस्टेंस को, एक स्टेप पे ज्यादा डिस्टेंस को लेगा, तेज चलेगा। ठीक है ना? जो एक बार में कम डिस्टेंस को लेगा, थोड़ा स्लो चलेगा। वैसे ही था ना कि कोई बंदा, 3 बंदा था, तीनों मॉर्निंग वॉक पर निकला। ये 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर का तीनों का स्टेप का लेंथ था, एक स्टेप का। तो कहता है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड कवर सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। अब यहां ये नहीं है, यहां ये नहीं है कि ज्यादा चलना है। यहां ये है कि अगर देखो गप्पे लड़ाना है ना, मुद्दा क्या है? मुद्दा गप लड़ाना। अगर आप कोई ज्यादा स्टेप लेकर चलेगा तो कोई आगे जाइएगा, कोई पीछे जाएगा, फील नहीं आएगा ना। आप लोग कहते हैं चेहरा देख करके बात करना, फील करना है। तो ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग को ये गप गपासे पॉइंट से ही ये क्वेश्चन को लिया गया है। कहने का मतलब ये है कि वो बंदा अगर कम स्टेप लेकर के चलेगा, तभी तो वो तीनों एक साथ रहेगा, तीनों में गप्पे भी लड़ेगी। ठीक है ना? तो तीनों अगर कम स्टेप लेकर, जाहिर सी बात है डिस्टेंस आपका घटेगा। तो उसी पर बेस थे, कहता व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस टू वॉक, कम से कम कितना दूरी चले कि तीनों जो है ना सेम डिस्टेंस को कवर करे प्रत्येक स्टेप में। मतलब कंप्लीट स्टेप में कितना डिस्टेंस कवर करे? सेम डिस्टेंस को कवर करे। तो जहां पर भी मिनिमम की बात आती है मेरे लल्ला, वहां पर हम लोग क्या काम करते हैं? एलसीएम लेने का हम लोग काम करते हैं। तो यहां भी क्या लेंगे? एलसीएम। किसका किसका एलसीएम लेंगे? तो 30 का लेंगे, 36 का लेंगे, 40 का लेंगे। कैसे लेंगे? तो 30 का लगाओ 2 इंटू 3 इंटू 5, 36 का लगाओ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 40 का लगाओ तो क्या निकल जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, तो ये लिखा जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू 5। इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू 3 स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 5। तो फिर जब आपको एलसीएम चाहिए होता है तो क्या लिखते हैं कि कितने तरह का फैक्टर है? पहले ये पता कर लो। इसमें 2 3 5 3 तरह का फैक्टर है, और इन सारे फैक्टर का जो हाईएस्ट पावर वाला जो फैक्टर है उसको उठा करके सारे का क्या कर लेंगे? प्रोडक्ट कर लेंगे एलसीएम के लिए। तो यहां से निकल जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर नहीं 3 रेज़ टू दी पावर 2, 5। तो इन दोनों में एक बार आया तो एक बार 5 आ जाएगा। तो कितना निकल जाएगा? 2 रेज़ टू दी पावर 3 हो जाएगा ये 8 इंटू 9 इंटू 5, दैट इज 72 इंटू 5, 360 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस को वो कवर करेगा। काफी कम चला भाई, यहां तो लगता है कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया कि ये पक्का गप कर रहा होगा तीनों। अगर चलता तो इतना कम डिस्टेंस थोड़ा ना कवर करता। लग रहा है तीनों गप कर रहा होगा।
तो मेरे बच्चों इसके बाद एक बार तो मैं पहले भी इरेशनल नंबर के बारे में बता चुका हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक बार फिर मैं दोबारे से इरेशनल नंबर के बारे में आपको बताऊं। तो आप सारे लोग जानते हैं, फटाफट से डेफिनेशन को कंप्लीट करिए। क्या होता है इरेशनल नंबर? अ नंबर विच कैन नॉट बी express in the form of p by q, where p comma q are integer, है ना, and q is not equals to 0। अगर एक शब्द में कहना चाहें वैसा नंबर जिसे हम रेशियो ऑफ इंटीजर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वही क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर। और बहुत सारे आपके मन में कंफ्यूजन रहा होगा जब क्लास 9th का आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, वहां पर सर आपको बता दिए होंगे, मैं भी बताता हूं कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का सम क्या होगा? इरेशनल। ठीक है, एक रेशनल एक इरेशनल का डिफरेंस इरेशनल। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे मिथ्स जो भी आपने क्लास 9th में पढ़े, उन सारे का हम लोग प्रूफ यहां पर देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज तो मैं यहां पर बताने का काम करूंगा ही, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इरेशनल नंबर के बारे में पहले पढ़ चुके। एक बात मुझे लगता है इसका प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इसका कोई किन्हीं बंदे को प्रूफ चाहिए होगा तो आप कमेंट करें, मैं इसका प्रूफ बताऊंगा। यही है कि P कोई हमारा प्राइम है। इफ P हमारा क्या है? कोई प्राइम है। क्या है? P हमारा कोई प्राइम नंबर है ना। तो लिखेंगे, इसका थ्योरम में कहता है कि इफ प्राइम P divides a square, then P divides A। P divides A। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम नंबर लेते हैं कि हमारा कोई प्राइम नंबर 2 है। 2 अगर 4 का स्क्वायर मतलब 2 16 को डिवाइड करता है। देखो ये सिंबल का मतलब होता है 2 डिवाइड्स 16, 2 डिवाइड्स 16। और ये इसका मतलब 2 डिवाइड 2/16, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 2 डिवाइड 16। ये दोनों में अंतर है बच्चे, ये याद रखिएगा। ये कह रहा है कि 16 में 2 से हमको क्या 16 से 2 में डिवाइड करना, ये कह रहा है 2 डिवाइड 16। इस केस में रिमाइंडर हमेशा 0 होगा, लेकिन इस केस में रिमाइंडर आपका 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ही बात है, अगर 2 डिवाइड 16 लिखना तो ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर 2 16 को डिवाइड्स कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? 2 हमारा 4 को भी डिवाइड्स कर रहा होगा। 2 हमारा क्या कर रहा होगा? 4 को भी डिवाइड्स करने का काम कर रहा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ प्राइम P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। ठीक है, देखिए बच्चे कि हम लोग ऑफलाइन वाले हैं, ऑनलाइन हम लोग शिफ्ट हुए हैं। कुछ कमी अगर रहती है तो आप हमें जरूर कमेंट करेंगे, मैं अपनी कमी को दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, कंटेंट में तो कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए ये कह रहा है कि प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको ये साबित करके दिखाना है कि √2 हमारा क्या है? कोई इरेशनल नंबर है। हमको तो पता ही है √2 को हम रेशियो ऑफ इंटीजर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा इरेशनल नंबर है। अब सवाल आता है कि सर इसको हम प्रूफ कैसे करें? इसको हम प्रूफ कैसे करें? देखो ऐसे सवाल जब आपके पास में जब आए ना, तो इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से सोल्व करते हैं। किससे सोल्व करते हैं बेटा? कॉन्ट्राडिक्शन से सोल्व करते हैं। है तो इरेशनल, दो ही चीज होगा। आपको पता है कि अगर कोई रियल नंबर है तो दो ही प्रकार का होगा। क्या होगा? या तो वो रैशनल होगा या तो वो इरेशनल होगा। जब ये इरेशनल नहीं है तो क्या है? होगा रैशनल होगा। तो मानेंगे अगर संभव है तो √2 हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। मान लेते हैं इफ पॉसिबल लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। ये क्या है? आपका रैशनल नंबर है।
अब √2 रेशनल नंबर है, तो √2 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p कॉमा क्यू आर, ये क्या है बेटा आपका को प्राइम है। क्या आपका ये को प्राइम है, ठीक है। √2 को हम एक्सप्रेस करते p कॉमा क्यू आर को प्राइम, ठीक है। देखो मैं सबसे पहले इसमें जो जो स्टेप्स होंगे, जो जो प्रोसीजर होंगे, मैं उसको लिखता हूं और बाद में मैं इसको क्या करूंगा, रिलेट कर दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए बीच में क्यों क्या मत करना। तो √2 को हम लोग लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। चलो q को इधर भेज दो, सॉरी एक काम करो, सबसे पहले था स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। p स्क्वायर बाय q स्क्वायर, q स्क्वायर की तरफ है तो 2q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, p स्क्वायर। अब देखो यहां से एक बात हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिविजिबिलिटी का। क्या बात हम लोग करने वाले हैं, डिविजिबिलिटी का। हम कह रहे हैं 2 डिवाइड्स 8, हम कह रहे हैं 2 डिवाइड्स 8 कितनी बार में, 4 बार में। तो क्या हम 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4 के 2 इंटू 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या बोला, इसका मतलब हुआ अगर 8 को लिखे हम 2 इंटू 4 के रूप में, तो ये इसका मतलब हुआ कि 2 डिवाइड्स 8। हम कह रहे हैं 2 डिवाइड्स 16, मतलब 16 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 8, ठीक है ना। मतलब कोई भी नंबर जहां पर 8 क्या होना चाहिए, मतलब हम कह रहे हैं 2 डिवाइड्स 8, तो 2 इंटू सम इंटीजर करने पर अगर आपको 8 मिलता है तो हम लोग कहते हैं 2 डिवाइड्स 8। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमको 19 है तो इसको हम लिख दिए 19 को हम अगर लिख दिए 2 इंटू 19 बाई 2, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 2 डिवाइड्स 19 हुआ। क्यों, क्योंकि ये आपका इंटीजर नहीं है। अब सवाल आएगा ना कि सर ये इंटीजर ही क्यों ना चाहिए, तो हम जानते भैया, हम जानते हैं कि कोई भी नंबर किसी को अगर डिवाइड करता तो वह उसके टेबल में आना चाहिए। और टेबल कैसे पढ़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरीके से भी टेबल पढ़ते। तो यहां से भी समझ सकते 2 1 जा, तो 2 इंटू 1 इंटीजर है, 2 इंटू 2 इंटीजर है, 2 इंटू 3 इंटीजर है, 2 इंटू 4 इंटीजर है। मतलब कोई नंबर अगर किसी को डिवाइड करता है तो 2 इंटू सम इंटीजर के फॉर्म में अगर हम उस नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वह नंबर उसको क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। चलो यहां पर देखा, यहां से डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब आओ इस कंसेप्ट का अगर आपको लिखना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको आप लिख लेना, है ना। हमें इस कंसेप्ट का हम दूसरे जगह पर देखो हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। दे रखा है 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, जहां pq आपका को प्राइम है और p कॉमा q बिलोंग्स टू आपका इंटीजर भी है, मतलब इंटीजर भी है। तो यहां देखो p स्क्वायर को 2 इंटू सम इंटीजर के फॉर्म में लिखा है, p स्क्वायर को 2 इंटू सम इंटीजर के फॉर्म में हमने लिखा है। जब 8 को जब हमने 2 इंटू सम इंटीजर के फॉर्म में लिखा तो हम कह रहे हैं कि 2 क्या कर रहा है, 8 को डिवाइड्स कर रहा है। तो उसी प्रकार यहां भी जब p स्क्वायर को 2 इंटू सम इंटीजर के फॉर्म में लिखे तो यहां क्या लिखेंगे कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। और जब 2 p स्क्वायर को डिवाइड करता बच्चे तो एक बात याद रखिएगा कि 2 आपका क्या करेगा, p को भी डिवाइड्स करेगा, है ना। 2 क्या करेगा, आपको p को भी डिवाइड्स करेगा, 2 आपका p को भी डिवाइड्स करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा कि कोई प्राइम p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। यहां पर देखो 2 प्राइम नंबर है तो 2 p स्क्वायर का डिवाइड करता है, 2 हमारा p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा यहां पर एक काम करना, इसको लेट कर लेना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो 2 p को डिवाइड करता है तो कितनी बार में डिवाइड करता है, 2 p को डिवाइड करता है तो कितनी बार में डिवाइड करता है। तो मान लेते कोई नंबर सी बार में डिवाइड करता है तो p इक्वल टू क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 के फॉर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं। हम कहेंगे 2 डिवाइड्स 8 कितनी बार में सर, 4 बार में डिवाइड करता है। तो 8 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 4 के रेस्पेक्ट में, बिल्कुल कर सकते हैं। जब 2 हमारा p जो 2 p को डिवाइड करता है तो कितनी बार में p को डिवाइड कर रहा है, तो c टाइम्स में। तो p बराबर हम नहीं लिख सकते हैं, p बराबर 2c, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भैया, कि 2 हमारा p को डिवाइड करता है, इसलिए इस कंसेप्ट से। चलो आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं।
अब p इक्वल टू 2c जो है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो पुट क्या करो, p इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या मिल जाएगा आपका, देखो ये 2q स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, p बराबर 2c है, तब p स्क्वायर क्या होगा, 2c का होल स्क्वायर। तो 2q स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, तो q स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा आपका, 2c स्क्वायर। तो कहेगा सर अगेन आप यहां देख लीजिए, लिख रहा है q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, मतलब q स्क्वायर को हमने लिखा 2 इंटू सम इंटीजर, क्योंकि 2 इंटू सम इंटीजर। सर आपको कैसे पता चल गया कि c इंटीजर है, तो भैया 2 p को डिवाइड करता है, p को हमने 2 इंटू c लिखा, तो ये c इंटीजर ही होगा, तभी p को 2 डिवाइड करेगा। अगर p को 2 इंटू सम इंटीजर के फॉर्म में अगर हम नहीं एक्सप्रेस करेंगे तो 2p को डिवाइड नहीं करेगा। तो यहीं से हमें पता चला कि 2p को डिवाइड कर रहा है, तो p को हमने लिखा p इक्वल टू 2c के फॉर्म एक्सप्रेस किया, तो यहां पर c इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो यहां पर q स्क्वायर को हमने लिखा 2 इंटू सम इंटीजर, क्या हो गया भैया, यहां से निकल गया 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। और जब 2 q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इंप्लाइज क्या निकल गया, 2 आपका जो होगा q को भी डिवाइड करेगा, मतलब यहां देखो 2p को भी डिवाइड कर रहा है और 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, तो क्या पता चला कि 2 जो है यह हमारा एक कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q, 2 क्या है, p और q का एक कॉमन फैक्टर। अच्छा अब आ जाओ, देखो कहानी में आ गया ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या आया कि हमने बताया कि √2 रेशनल नंबर है, √2 इक्वल टू हमने लिखा इसको p बाय q के फॉर्म में, बता वेयर p एंड q आर को-प्राइम, मतलब p और q के पास एक के अलावे कोई दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन तुम देखो कि तुमने दिखा दिया कि एक के अलावे भी p के पास कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है, वो क्या है आपका 2 है, मतलब ये विरोध कर दिया ना, आपने रचना माना तो बोला कि एक के अलावे कोई दूसरा इसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन आप यहां क्या दिखा रहे हैं कि एक के अलावे भी आपका इसके पास में कॉमन फैक्टर है। तो क्या किया, ये आपका कॉन्टेक्स्ट, ये आपका विरोध कर दिया। आपका ये एक्स्ट्रा कॉमन फैक्टर कब आ गया, जब आपने गलत माना, जब आपको रचना माना तभी ना आया। इसका मतलब क्या था, आपका मानना गलत है और सही क्या है, √2 आपका इरेशनल नंबर। तो लिखेंगे दिस contradict the fact that p, q are co-prime, है ना। so our supposition, हमने जो माना वह क्या था, was wrong, hence हमने सही क्या माना, √2 is an इरेशनल नंबर। ये क्या है आपका √2 इरेशनल नंबर है। अब समझ आइए, थोड़ा सा अब चर्चा करते तो होगा, फिर से दोबारा से देखो, हमारे पास में प्रूफ करना था कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है, बिल्कुल ठीक है, मान लेते हैं √2 इरेशनल नंबर। तो कैसे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे √2 इरेशनल नंबर है। देखिए नंबर सिस्टम में 2 प्रकार का नंबर है, या तो इरेशनल या तो रेशनल। अब आपको इरेशनल होने पर इसका सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप रेशनल होने के पक्ष में, चलिए आप जिसके पक्ष में वही मान लेते हैं, हम तो ये इरेशनल के पक्ष में कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है। आपके अनुसार हम मान ले रेशनल, तो माने कि अगर संभव है तो मान √2 हमारा क्या कोई रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो उसे p बाय q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। देखो p बाय q के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ, जहां बताया गया कि pq को-प्राइम है, मतलब p और q के पास एक के अलावा कोई दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब आपको अपोजिट पार्टी को गलत साबित करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि दिखा दो p और q के पास में एक के अलावे कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है। अगर आप ऐसा दिखा देते हो तो अपने विरोधी पार्टी का मुंह कौवा कर दिए, मतलब आप जीत गए, ये इरेशनल हो गया। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि √2 को इरेशनल दिखाना। मुद्दा क्या है, √2 के इरेशनल दिखाना। अब कैसे दिखाएंगे सो बताते हैं। उसके लिए मैंने किया जुगाड़ लगाया, एक काम करो ना भाई, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। दोनों साइड स्क्वायर किया तो 2 इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर आ गया। q स्क्वायर को इधर भेज दो, 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1। अब जैसे मैंने देखा 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, तो हो गया 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर को हमने 2 इंटू सम इंटीजर लिखा। जब कोई नंबर को
है ना, कोई नंबर इंटू सम इंटीजर के फॉर्म एक्सप्रेस करता तो वह नंबर उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब यहाँ पर 2p² को डिवाइड करेगा, और हमने पढ़ रखा कि कोई प्राइम किसी नंबर का स्क्वायर को डिवाइड करता तो वह प्राइम उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर ये प्राइम 2 किसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर ये प्राइम 2 है, p को भी डिवाइड करेगा। जब 2p को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब p को हम 2 इंटू सम इंटीजर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहां पर c को हमने इंटीजर कहा है कि p इक्वल टू 2 इंटू सी के फॉर्म होगा। अभी जब p इक्वल टू 2c हो गया तो इसमें रख दिए तो फायदा क्या मिला, 2q² इक्वल टू 4c² मिल गया। दोनों साइड 2 से डिवाइड किया, q² इक्वल टू 2c² मिल गया। अगेन q² को 2 इंटू सम इंटीजर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए, इससे पता चला 2 डिवाइड्स q²। जब 2 कोई प्राइम नंबर है ये किसी नंबर का स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब 2 किसी नंबर ने q के स्क्वायर को डिवाइड करा तो 2q को भी डिवाइड करेगा। ऐसा हमने थ्योरम पढ़ रखा है। तो इससे पता चला कि देखो 2p को भी डिवाइड कर रहा है, 2q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब p और q क्या है, सॉरी 2 क्या है, p और q के बीच में कॉमन फैक्टर है। तो आपने दिखा दिया कि एक के अलावे भी इसका कोई कॉमन फैक्टर है, वो 2 है। इसीलिए वो जो आपने अपने विरोधी का मुंह कौवा कर दिया, आपने लिखा दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, या इस बात का विरोध करता है कि PQ को प्राइम होगा। ठीक है ना, इसीलिए हमारा मानना क्या था, गलत था। सही क्या है कि √2 आपका एक इरेशनल नंबर है। √3, √5, √7, √9 जो भी हो, ठीक है ना, इसी पर सब बेस्ड होता है बेटे। और इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना। यहां से तो एक क्वेश्चन पक्का है कि आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा। ठीक है, अरे मैं गारंटी दे रहा हूं ना कि जितना क्वेश्चन बता रहा हूं उसके ईमानदारी से कर लो। ठीक है, कुछ नहीं, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाओ। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, एक एक कॉन्सेप्ट का रिफ्लेक्शन आपके माइंड में होना चाहिए। एक बार अगर आंख बंद करो तो रियल नंबर को सोच करके आंख बंद किया तो रियल नंबर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके नजर के सामने आने चाहिए, तभी आपका माना जाएगा कि प्रिपरेशन आपका बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, और जितने भी मैंने क्वेश्चंस को करवाए उन क्वेश्चंस को करिए, एनसीईआरटी को सोल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करिए, बस इतना सफिशिएंट है। इतना अगर कर लेते हो ना तो नवंबर दिसंबर के महीने में कॉलर ऊंचा करके घूमोगे। और अगर जो बच्चे अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किए हैं तो भाई मेरे जग जाओ। ठीक है, अब सोने का वक्त नहीं है, जितना सोना था आप लोग सो लिए, अब जगने का वक्त है, काम करने का वक्त है। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? और जो पढ़ रहे हैं अपने दोस्तों को भी बोलो जग जाए, नहीं जगेगा भैया तो 2016 में फिर रोग कंपार्टमेंटल को लेकर के मैथमेटिक्स में। अगर कंपार्टमेंटल नहीं चाहिए तो आपको जगना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? फेल नहीं होना है तो जगना पड़ेगा आपको मेरे भाई। आइए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 + √3 रेशनल नंबर। अरे मेरे को पता है, मेरे को पता है रे बाबा, क्या पता है कि √2 आपका रेशनल है, बिल्कुल रेशनल है। √3 आपका इरेशनल है, बिल्कुल इरेशनल है। और मैं जानता हूं नहीं बाबा कि एक रेशनल एक इरेशनल का जो सम होता है वह एक इरेशनल होता है, लेकिन इसे प्रूफ करने की नौबत आई है। ऐसा दे दिया है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। देखो ऐसा क्वेश्चन जनरली आपको 2 नंबर में पूछेगा, 2 या 3 नंबर में। अगर 2 या 3 नंबर में नहीं पूछा, 5 नंबर में डाल दिया तो ये नहीं देगा गिवन दैट √3 इज रेशनल नंबर, बस आपको ये देगा प्रूव दैट 2 + √3 इज रेशनल नंबर। तो आपको कहीं खोपचा में जाकर के √3 को रेशनल प्रूव कर देना है। ये रेशनल है, वापस अब जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूं उस प्रोसीजर को अप्लाई करना है। क्या प्रोसीजर है तो उसको हम लोग यहां पर देखने का काम करते हैं। प्रोसीजर यह है कि यहां भी कॉन्ट्रडिक्शन से चलो कि इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो माना कि पॉसिबल, लेट 2 + √3 इज अ रैशनल नंबर। क्या आपका ये रैशनल नंबर है? मतलब हम 2 + √3 को एक्सप्रेस कर सकते हैं PYQ के फॉर्म में, जहां बता दिए हैं कि वेयर P, Q आर को प्राइम। क्या आपका ये को प्राइम है? चलो 2 को उधर घटा दो तो √3 इक्वल टू क्या निकल गया? P/Q - 2। अब बताना √3 को क्या बोला है?
√3 को बोला है आपका इरेशनल, और ये एक रेशनल था और यह भी रेशनल है। तो रेशनल में रेशनल को घटाओगे तो कंप्लीट जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा आपका, वो आपका एक रेशनल होगा। और आप बताइए मेरे लल्ला प्यार से कि क्या एक इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल हो सकता है क्या? एक इरेशनल कभी रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी नौबत कब आन पड़ी? जब आपने क्या माना? जब आपने माना कि 2 + √3 आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए था? p/q में 2 घटाओगे तो आपको आना चाहिए था रेशनल नंबर, बट आपको मिल क्या रहा है? रिजल्ट आपको मिल रहा है इरेशनल नंबर। यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। ये √3 को इरेशनल होने से क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। यह कह रहा है, चीख चीख कर कह रहा है कि 2 रेशनल को घटाओगे तो रेशनल मिलेगा, इरेशनल नहीं मिलेगा, है ना। दिस √3 इज इरेशनल, सो आवर सपोजिशन was wrong, hence सही हमारा क्या है मेरे लल्ला? hence 2 + √3 is an irrational number। क्या है भैया? ये आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चन आ गया तब तो फिर आप बल्ले बल्ले भांगड़ा करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो पिछले क्वेश्चन पढ़े थे बस उसी में थोड़ा सा इंटरचेंज करके सवाल ये दिया है, और ये 2020 में पूछा हुआ सवाल। ठीक है, देखो क्या होता है ना, आपको आज इस वीडियो में देख करके पता लग जाएगा। पहले टी शर्ट का कलर कुछ और था, आज टी शर्ट का कलर कुछ और है। किस्तों में मैं इस वीडियो को बनाया हूं, ठीक है ना, किस्तों में। तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा पीक पर पहुंचने में और लेक्चर को एंजॉय करने में थोड़ा सा मजा आता है, टाइम लग जाता है ना। जब तक मैं एंजॉय नहीं करूंगा तब तक आपको एंजॉय नहीं आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम भी एंजॉय करो और आप भी एंजॉय करिए। अगेन वही घिसी पिटी बातें करेंगे कि 5 + √7 2√7 को रेशनल दिखाना है। तो मान लेते हैं इफ पॉसिबल, अगर संभव है, लेट 5 + 2√7 इज ए रेशनल नंबर। ये क्या आपका एक रेशनल नंबर है। तो 5 + 2√7 को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p, q आर को प्राइम। ये क्या है हमारा? को प्राइम है। ठीक है बच्चे, 5 + 2√7 को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। p q क्या आपका? को प्राइम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल कर सकते हैं हम। अब हमारी बारी आती है कि कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना। कैसे दिखाएंगे? तो 5 को उधर घटा दो तो 2√7 क्या निकल जाएगा आपका? p/q - 5। चलो थोड़ा घटा ही देते हैं। तो 2√7 क्या निकल जाएगा? एलसीएम ले लो तो जाएगा q, ऊपर हो जाएगा p - 5q। ठीक है, अब इधर देखो 2 मल्टीप्लाई जाएगा, क्या निकल जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो √7 = p - 5q डिवाइडेड बाय 2q। ठीक है, अब बताना, एक रेशनल में रेशनल घटा तो क्या मिला? रेशनल। एक रेशनल में रेशनल का डिवीजन होगा तो क्या मिलेगा? मिलना चाहिए था रेशनल, बट आपको मिल क्या रहा है? इरेशनल। हो गया ना कॉन्ट्रडिक्शन। यहां पर रिजल्ट आना चाहिए, इसको सोल्व करने के बाद रेशनल आना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट आपको क्या रहा है? इरेशनल। तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √7 इज irrational, so our supposition was wrong, hence क्या पता चला? 5 + 2√7 is irrational। ये क्या आपका? irrational है। ठीक है, चलो एक किस्त में और 3, 4, 5 क्वेश्चन और है, और जो कॉम्पिटेंसी कोशिश हम लोग करेंगे फिर ये क्या बोलते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस को भी करने का। ठीक है, इसमें कैसे हम लोग केस स्टडी क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं इसमें।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट √2 प्लस √5 इज इरेशनल। अगेन हम यही काम यहां पर भी करने वाले हैं। इफ पॉसिबल लेट √2 प्लस √5 इज रेशनल। अब ये रेशनल है तो √2 प्लस √5 को हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p, q आर को प्राइम, है ना, और p q बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब इसके लिए देखो क्या काम करो, मतलब इसे दो इरेशनल का सम को इरेशनल प्रूव करना है। तो एक इरेशनल को दोनों में से किसी को RHS में भेज दो, तो √2 बराबर देखो क्या निकल जाएगा, p/q माइनस √5। अब लगाओ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करोगे देखो क्या मिलेगा, यहां से √2 का स्क्वायर तो 2 मिल जाएगा, और यहां से बच जाएगा आपका p/q माइनस √5 का स्क्वायर। तो यहां तो ये 2 रहेगा, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2√5p/q। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो सारे रेशनल वाले के एक साथ ले आओ, तो देखो क्या निकल जाएगा यहां से 2। सबसे पहले तो 5 को इधर भेज दो, तो 2 - 5 इजकल टू p² / q² माइनस 2√5p/q। ठीक है, यहां से देखो क्या निकल जाएगा, -3 इजकल टू p² / q² माइनस 2√5p/q। यहां देखो क्या निकल जाएगा, ये -3q² / p² इज इक्वल्स टू माइनस 2√5p/q। ठीक है, अब एक काम करिए, यहां से एक काम आप यहां से करिए कि यहां से चलो इसको ऐसे लिखते हैं, दोनों साइड देखो माइनस है तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, था बचेगा क्या आपका 3q² / p²। इसको लिख सकते हैं √5 × 2p/q। इसको इधर लाकर डिवाइड कर दीजिए, तो 3q² / p² डिवाइड होगा तो ऊपर q जाएगा, नीचे 2p चला जाएगा, इसका क्या निकल जाएगा √5, क्या निकल जाएगा 3q⁻³ डिवाइडेड बाय 2p⁻³ इज इक्वल्स टू √5। सही है ना, गड़बड़ तो नहीं है ना, गड़बड़ तो नहीं है ना, गड़बड़ है, गड़बड़ देखो कहाँ है, कैलकुलेशन में हमने पूरी तरह से गड़बड़ कर दिया, है ना, पूरी तरह से गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ हुआ सब बता रहा हूं मैं। देखो ये तो आया आपका -3 इजकल टू p²/q² माइनस 2√5p/q, बिल्कुल कोई दिक्कत, लेकिन ये जाएगा इधर घटेगा, तो -3 - p²/q² इजकल टू, इसको लिख सकते हो ना, सॉरी इजकल टू माइनस √5 × 2p/q। चलो इसको घटा दो, एलसीएम ले लो, तो क्या बचेगा डिनोमिनेटर, q² न्यूमरेटर आएगा -3q² माइनस p² इजकल टू माइनस √5 टाइम्स ऑफ 2p/q। ठीक है, माइनस से अब यहाँ माइनस कॉमन निकाल से कट सकता है, तो जाएगा आपका, हालांकि ऐसे काटते नहीं जनरली बेटा, यहाँ से प्लस लेंगे, अब यहाँ से माइनस कॉमन हो गया, माइनस माइनस अब कटेगा जा करके, तो 3q² प्लस p²/q² इजकल टू √5 टाइम्स ऑफ 2p/q। इसको इधर से डिवाइड कर दो तो q ऊपर चला जाएगा, तो q × 3q² प्लस p² डिवाइडेड बाय 2p × q² इजकल टू √5। अच्छा, p/q क्या था बेटा, इरेशनल। ठीक है ना, तो यहां से देखो ये क्वांटिटी आपका है रेशनल और ये क्वांटिटी आपका क्या इरेशनल, लेकिन आपको ये रेशनल सारी इसमें नहीं देख रहे, p और q सारा इंटीजर है। ठीक है ना, ये क्वांटिटी ऑफ कोर्स सोल्व करके आपको रेशनल आएगी। इतने सारे आप क्वेश्चन करो, आपका लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जो आना चाहिए ये भी क्या आना चाहिए था रेशनल, लेकिन मिला क्या आपको इरेशनल, तो बस यही लिखा जाएगा, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, है ना, सो अवर supposition was wrong, hence √2 plus
√5 इज इरेशनल। तो मैंने इतने सारे क्वेश्चंस किए, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपका एक अप्रोच क्वेश्चन को लेकर के डेवलप हो गया होगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं, या आपके कमेंट के ऊपर भी निर्भर करेगा कि आप पहले बताएं कि मैं किस टॉपिक का वन शॉट में बना करके लाऊं। ये चीजें जरूर आपकी किस्तों में हुई है, थोड़ा सा समय का अभाव था, और मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि अगस्त से मैं वन शॉट जो भी होगा क्लास 10th का मैं डालना शुरू करूंगा। नवंबर से 12th क्लास के वन शॉट डाले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए मेरे पास यहाँ तो बच्चे रहते नहीं है, डायरेक्ट मुझे कैमरा को ही देख करके पढ़ाना होता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ किसी पॉइंट पर अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप हमें जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। और साथ में आप लोग एनसीईआरटी को जरूर